हेलो एवरीवन। ये वीडियो रहने वाला है आरटीयू के बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और सेकेंड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट चलता है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस। उसका हम इस वीडियो के अंदर यूनिट 3 कवर कर रहे होंगे। यूनिट थर्ड के अंदर जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है हम वन बाय वन जो है सारे कवर करेंगे। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में रजिस्टर्स एंड सिग्नल्स, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन इंस्ट्रक्शन सेट, देन एड्रेसिंग मोड्स, assembly language programming and debugging, programming techniques, instruction format and timing। वन बाय वन करके हम जो है सारे के सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो ये जो है आपका यूनिट थर्ड। स्टार्ट करते हैं हम वेरी फर्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है रजिस्टर्स। तो अब देखो रजिस्टर्स जो होते क्या हैं कि इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर रजिस्टर्स आर स्मॉल वेरी फास्ट स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड द सीपीयू used to store data, instructions और addresses temporarily during execution। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, पहली चीज तो कि बहुत छोटे होते हैं, दूसरी चीज की बहुत फास्ट होते हैं, एंड तीसरी चीज की स्टोरिंग एलिमेंट होती है, यानी ये चीजों को स्टोर करने का काम करते हैं। अब स्टोर किन किन को करते हैं? वो डेटा को कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं, एड्रेस को कर सकते हैं। जो इनका स्टोर करने का नेचर होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी परमानेंट स्टोरिंग नहीं होती है। इसके अलावा ये जो स्टोरिंग का काम करते हैं किस दौरान करते हैं? एग्जीक्यूशन के दौरान करते हैं। और जो रजिस्टर्स होते हैं वो होते कहाँ पर, उनकी लोकेशन कहाँ होती है? तो सीपीयू के अंदर उनकी रजिस्टर्स की लोकेशन होती है। अब ये वही काम फास्ट कैसे करते हैं? तो इसको एग्जांपल से समझो कि थिंक ऑफ अ सीपीयू एज अ शेफ। ऐसे समझो कि जो आपका सीपीयू है वो आपका शेफ है, और रैम जो मेमोरी है वो पेंट्री है। ठीक है, पेंट्री कौन सी जगह होती है? जहां पर वही ऐसे चीजें रखी हुई होती है, सामान रखा होता है ना, फूड वगैरह, ये सारी चीजें जहाँ रखी हुई है, जो किचन के अंदर यूज होने वाली चीजें रखी हुई होती है उसको बोलते हैं। तो अब देखो शेफ यहाँ पर काम कर रहा है ना, और वो जो रूम है वो यहाँ पर है। अगर शेफ को मान लो नमक की जरूरत है तो उसे यहाँ तक जाना पड़ेगा, है ना। अगर हम वो देखें कि यहाँ तक जाना पड़ेगा फिर वो वापस आएगा, तो इसमें क्या हो रहा है? टाइम कंज्यूम हो रहा है। इससे अच्छा क्या होगा कि भाई जो नमक की थैली है वो क्या कर ले, अपनी पॉकेट के अंदर रख ले, तो उसे जब भी नमक चाहिए होगा वो तुरंत यहाँ से निकाल के जो भी चीज बना रहा है उसमें यूज कर लेगा। तो ये आपकी जो पॉकेट है ना, ये होती है आपकी रजिस्टर। इसकी वजह से काम फास्ट हो जाता है, वो उसी सीपीयू के अंदर होती है, क्योंकि हमने सीपीयू को एक कुक माना है, और अगर पेंट्री को जो है एक वो मानते हैं, मेमोरी मानते हैं। तो यहाँ पर काम तेज कैसे हो रहा है? क्योंकि जब सीपीयू के पास टेम्पररी स्टोर करने वाला एलिमेंट है तो वहीं पर एग्जीक्यूशन के दौरान पर स्टोर कर देगा, उसे बार बार मेमोरी के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें या फिर देखें कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, तो इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो रजिस्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फास्टेस्ट मेमोरी होते हैं। किस तरह से फास्ट होते हैं आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कर आ सकते हैं, जो मैंने अभी ऊपर बताया। These are very small, usually 32 बिट और 64 बिट। ये बहुत ही छोटे होते हैं, या तो 32 बिट के या फिर 64 बिट्स की इनकी जो है साइज होती है। दे आर यूज्ड टू होल्ड डेटा दैट द सीपीयू इज करंटली प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शंस इट नीड टू एग्जीक्यूट इमीडिएटली। यानी ये उन डाटा को, इन इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने का काम करते हैं जो सीपीयू या तो करंटली प्रोसेस कर रहा है, या फिर जो इंस्ट्रक्शंस है उनको प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करना है उसे। ठीक है, उन चीजों को स्टोर करने का काम करते हैं। इनकी अगर टाइप्स की बात करें तो मेनली दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। एक आपके होते हैं जीपीआर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। एक होते हैं आपके एसपीआर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, है ना। जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, दीज आर यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू स्टोर टेम्पररी डेटा ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। यानी ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं इनका यूज किनके द्वारा किया जाता है? प्रोग्रामर्स के द्वारा किया जाता है। और वो क्यों करते हैं? कि भाई जब वो कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके दौरान पे कोई कैलकुलेशन है, उसका डेटा टेम्परेरीली उन्हें स्टोर करना है, तो उसके लिए इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स का यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो नंबर को ऐड करना है, तो जो नंबर एक्स और नंबर वाई है उनको स्टोर करना, या फिर उनका जो रिजल्ट आएगा ऐड करके वो रिजल्ट लिखना, उसके लिए जो है जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर यानी वो रजिस्टर जिनका किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज में लिया जा रहा है। जैसे वन बाय वन इसके अंदर फर्दर जो है सब टाइप्स है। तो सबसे पहला आ जाता है आपका प्रोग्राम काउंटर, शॉर्ट के अंदर जिसे पीसी कहीं आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो प्रोग्राम काउंटर्स क्या होते हैं? दीज होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। बाकी ये जो टर्मिनोलॉजीज है इनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हैं सेकंड वाले यूनिट के अंदर। अगर वो आपने कवर नहीं किया है तो आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ना। तो अब प्रोग्राम काउंटर्स क्या होते हैं? प्रोग्राम काउंटर्स ऐसे स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं जो आगे कौन सा जो भाई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है ना, नेक्स्ट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होना है उसकी इंस्ट्रक्शन को वो होल्ड करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को वो होल्ड करते हैं।
इट्स लाइक बुकमार्क इन द बुक। ऐसे समझो कि आपकी बुक होती है और आप उसके अंदर जो है चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं ना, ऐसे समझ लो। आप देखो कॉलेज की बुक्स तो कोई नॉवेल्स आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर जहाँ आपका भाई यहाँ तक आपने पढ़ लिया है नॉवल, वहां पर आप बुकमार्क लगा देते हैं कि भाई अब जो आगे मुझे इस वाले पॉइंट से आगे बढ़ना है, तो आगे कहाँ से पढ़ना है उसका आप एक एड्रेस, उसकी जगह एक आप बुकमार्क लगा रहे हो। ठीक वैसा ही प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है कि अब कौन सा है जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को कौन होल्ड करता है, प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है। अगर मान लो पीसी इक्वल्स टू 1000 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि जो 1000 है ना, वो अगली जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उस इंस्ट्रक्शन की मेमोरी के अंदर कहाँ पर लोकेशन है, क्या उसका एड्रेस है, वो वैल्यू है 1000। ओके। अगला जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर आता है वो आता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको कहीं पर आपको IR लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये क्या करता है, इट होल्ड्स द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी अभी जो एग्जीक्यूट हो रही है उसकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने का काम कौन कर रहा है, इंस्ट्रक्टर रजिस्टर कर रहा है। नेक्स्ट आपका SPR आता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, वो आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देखो इनके जैसे नाम है ना वैसे ही काम है, एक स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से उनको बनाया ना। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको आप MAR दिख रहे होंगे शॉर्ट के अंदर, इट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा इज टू बी फेच्ड, यानी ये वहां का मेमोरी एड्रेस जो है होल्ड करता है जहां से डेटा फेच होना है या फिर जिसका डेटा फेच करना है। वहीं मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है, ये डेटा जो इनकमिंग है या फिर जो मेमोरी के अंदर जा रहा है उसका जो है उसको स्टोर करने का काम करता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। वहीं एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसका यूज करते हैं रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। कल हमने जब उसका माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो यहाँ पर आपका एक्यूमुलेटर था, यहाँ से जो भी प्रोग्राम काउंटर से जो वैल्यू आई वो ऐड हो गई एक्यूमुलेटर में, और देन वापस स्टोर भी कहाँ पर हो गई थी, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो गई थी। तो जो स्पेशल रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर आपका, ये क्या करता है, रिजल्ट को स्टोर करने का काम करता है। और कौन सा रिजल्ट होता है, जो भी ALU या फिर उनके यहाँ पर जो ALU यूनिट थी उसके द्वारा जो भी रिजल्ट परफॉर्म करा होता है उसको वापस यहाँ पर स्टोर करने का काम करता है ना। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक फिनिश होता है रजिस्टर्स। नेक्स्ट आता है आपके पास में सिग्नल्स। अब देखो सिग्नल्स क्या होते हैं। If registers are the storage pocket, signals are the messages or the shouts sent across the system to tell component what to do। यानी हमने बात करी कि जो रजिस्टर्स है उनको हमने समझा कि पॉकेट के अंदर जो नमक है, तो उसके लिए जो पॉकेट है उसको हमने रजिस्टर बोला कि जिसकी वजह से काम फास्ट हो रहा है। तो सिग्नल्स वहां पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में वो नमक हो जाएगा या फिर वो मैसेज हो जाएगा जो वहां पर स्टोर होता है ना, जो पूरे सिस्टम के अक्रॉस भेजा जाता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि हाँ भाई करना क्या है। ठीक है। तो इन आर्किटेक्चर्स दीज आर ऑफन रेफर्ड टू एज कंट्रोल सिग्नल्स, यानी सिग्नल्स को आर्किटेक्चर्स के अंदर हम जो है कई बार कंट्रोल सिग्नल के तौर पर भी बोल देते हैं। अब सिग्नल्स को आप डिफाइन किस तरह से कर रहे होगे कि सिग्नल्स आर इलेक्ट्रिकल एंड लॉजिकल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू कंट्रोल ऑपरेशंस इनसाइड द CPU बिटवीन कंपोनेंट्स। यानी जो भी बाकी सिस्टम के कंपोनेंट्स है और जो CPU, इनके बीच में कैसे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, कैसे कैसे काम एग्जीक्यूट होना है, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस जानी है आनी है, डेटा का कुछ कैलकुलेट होना है उसके ऊपर, या जो भी ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है उसको कंट्रोल करने का इलेक्ट्रिकल और लॉजिकल वे है सिग्नल्स आपके, है ना। ये बता रहे होते हैं उनको कि काम क्या करना है। इसकी अगर वर्किंग देखें तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती है उनके पास 3 सिग्नल्स होते हैं, रेड होता है, येलो होता है और ग्रीन होता है ना। ये कार को क्या बता रही होती है कि भाई कब आपको जाना है, कब रुकना है, और कब जो है थोड़ा कि हाँ अब आपको रेडी होना है कि हाँ अब आप जा सकते हो थोड़ी देर में। तो ये चीज बता रही होती है कौन, आपकी ट्रैफिक लाइट। ठीक ऐसा ही काम सिस्टम के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर आपके सिग्नल्स कर रहे होते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिग्नल इंश्योर करते हैं कि टू कंपोनेंट्स डोंट ट्राई टू यूज द सेम पाथ बस एट द सेम टाइम, यानी कि भाई दो जो है कंपोनेंट्स वो एक बार में दो कंपोनेंट सेम पाथ को या फिर सेम बस को यूज ना करें। यानी ऐसे समझो कि चौराहा होता है, ठीक है, और इधर आपने रेड लाइट कर दी, इधर भी आपने ग्रीन लाइट कर दी, इधर भी ग्रीन कर दी, यानी इधर से आने वाले भी और इधर से आने वाले और साथ में ये भी कर दी, तो जब सारी ग्रीन कर दोगे तो सारे तो आपस में टकरा जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कि दोनों पाथ ए और ये पाथ एक साथ में यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कुछ काम सिग्नल्स करते हैं कंप्यूटर के अंदर कि भाई सेम बस जो है दो कंपोनेंट्स यूज ना करे। ठीक है। टाइप्स की अगर बात करें तो एक और कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम करते हैं, जैसे रीड राइट इनेबल, ये सारे ऑपरेशंस या फिर ये सारे जो आपके सिग्नल्स है ये कंट्रोल सिग्नल्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे रीड राइट सिग्नल की अगर बात करें तो ये मेमोरी को बताते हैं कि भाई जो CPU क्या चाह रहा है, वो क्या डेटा को रीड करना चाह रहा है यहाँ से या फिर यहाँ पर डेटा को सेव करना चाह रहा है।
वहीं पर आपके इनेबल और डिसेबल सिग्नल बताता है कि या फिर दे आर यूज्ड टू टर्न अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सर्किट ऑन और ऑफ। ये किसी स्पेसिफिक पार्ट को ऑन और ऑफ, इनेबल और डिसेबल करने का काम करते हैं, वो आपका इनेबल और डिसेबल सिग्नल्स होते हैं। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? आपके कंट्रोल सिग्नल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में आपके डेटा सिग्नल्स आ जाते हैं, जो एक्चुअल डेटा को कैरी करने का काम करते हैं। टाइमिंग सिग्नल्स आ जाते हैं, जो सिंक्रोनाइज ऑपरेशंस में काम आते हैं, जैसे क्लॉक हो गया। तो क्लॉक सिग्नल क्या होता है? इसे आप हार्ट बीट बोल सकते हो कंप्यूटर का। जैसे हम माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन बोलते हैं वहाँ का, तो इसे आप क्लॉक सिग्नल को उस कंप्यूटर का हार्ट बीट बोल सकते हो, क्योंकि यही जो है क्या क्या करता है, वो सिग्नल्स उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इट सिंक्रोनाइज ऑल ऑपरेशन सो दे हैपन एट द राइट टाइम, कि भाई कौन सा जो है काम पहले एग्जीक्यूट होना है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होना है, किसके बाद में किसकी प्रोसेसिंग होनी है, वो सारी काम यहीं पर होती है। एक आते हैं आपके इंटरप्ट सिग्नल, जो कल भी हमने पढ़ा था, जिसके लिए हम स्टैक पॉइंटर का यूज करते हैं कि कोई इंटरप्ट आ जाता है तो जो भी अभी करंट में एग्जीक्यूशन चल रहा होता है वो स्टैक के अंदर चले जाता है। पहले उस इंटरप्ट वाले को एग्जीक्यूट करते हैं, देन वापस स्टैक में से उसको पॉप करके उस जो करंटली जो चल रहा था उसे वापस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो इंटरप्ट सिग्नल्स क्या होते हैं? अ सिग्नल सेंट बाय अ डिवाइस लाइक अ माउस और कीबोर्ड टू टेल द सीपीयू दैट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड नीड अटेंशन। यानी इंटरप्ट सिग्नल्स वो सिग्नल होते हैं जो किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा या फिर किसी एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के पास में भेजे जाते हैं, और उसे ये बोला जाता है कि भाई पहले जो मेरे को चाहिए वो काम करो, अभी जो तुम कर रहे हो उसको तुम होल्ड कर दो, उसको तुम रोक दो, क्योंकि इन्हें अटेंशन चाहिए, इनका काम पहले होना चाहिए। वो आपके होते हैं इंटरप्ट सिग्नल। अधिक यार इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, जो सिग्नल्स है और जो रजिस्टर्स हैं? देखो, टाइपिकल जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? लास्ट आपका टॉपिक है इस यूनिट का, तो वहां कवर हो जाएगा। फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट, मेनली तीन ही होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर, कि भाई सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को फैच करना, देन उनको समझना, वही डिकोड करना, और जो भी उस इंस्ट्रक्शन से समझ में आया उस कंप्यूटर को, उसको वो प्रोसेस करके एग्जीक्यूट कर देता है। ये जो साइकिल होता है फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट का, इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो किसी भी टाइपिकल इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर जो रजिस्टर्स है और जो सिग्नल्स है वो एक परफेक्ट लूप के अंदर काम कर रहे होते हैं। यानी सबसे पहले एक फैच करने का काम करते हैं, तो जो पीसी पीसी यहाँ पर क्या है? आपका प्रोग्राम का कंट्रोलर। तो ये क्या करता है? सेंड करता है आपका सिग्नल मेमोरी टू फैच एन इंस्ट्रक्शन। मेमोरी के पास में भाई सिग्नल को क्या बोलते हैं, सेंड करता है कि भाई इंस्ट्रक्शन को वहां से फैच करना है। दूसरा आपका लोड आ जाता है। ये क्या करता है? द इंस्ट्रक्शन ट्रेवल्स थ्रू द बस एंड इज स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब लोड ये क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसके अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रजिस्टर की, वहां हमने देखा आईआर कौन सा रजिस्टर होता है? जो आपका एक्चुअल डेटा को होल्ड करता है। पीसी आपका कौन सा रजिस्टर होता है? जो आपकी नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट होनी है उसकी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है ना। तो ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, वहां पर डेटा जो ट्रेवल होना है बस के थ्रू, वो आईआर के अंदर स्टोर हो जाता है, उसको लोड बोलते हैं। देन होता है कंट्रोल, भाई जो कंट्रोल यूनिट है, तो कंट्रोल यूनिट जनरेट करती है सिग्नल्स टू टेल द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट व्हाट टू डू। ये बताने के लिए एएलयू को कि भाई तेरे को क्या काम करना है, भाई नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो बता कौन रहा है, उसके लिए सिग्नल्स कौन जनरेट कर रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा है। एंड देन आता है स्टॉप, किया भाई रिजल्ट जो है वापस सेव हो गया रजिस्टर के अंदर, जो मेनली हम किसको यूज करते हैं? एक्यूमुलेटर को, रिजल्ट को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर वही तो प्रोसेसिंग हुई, सबसे पहले डेटा फैच हुआ, देन यहाँ पर सेकंड स्टेप आपका डिकोड हुआ, कि भाई डेटा लोड होके कंट्रोल यूनिट उसको सिग्नल दिया कि भाई क्या क्या काम करना है, तो उसके उसमें आ गया। डिकोड बोल दो, प्रोसेसिंग बोल दो, एग्जीक्यूशन टाइम वो बोल दो, है ना। एंड एट लास्ट एग्जीक्यूट, यानी आउटपुट आपको मिल गया। तो यहाँ पर आपको वैल्यू जब स्टोर हो गई, फाइनली जो है रिजल्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो इन जनरल आपके जो रजिस्टर्स है और जो सिग्नल्स इसी लूप के अंदर जो है काम कर रहे होते हैं। अब इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, जो है एग्जाम के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो रजिस्टर और सिग्नल्स के बीच में डिफरेंस, बाकी तो मैंने आपको बता दिया अलग अलग से। डिफरेंस के तौर पर आपको लिख के आप इसमें लिख कर आ सकते हो कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो हाई स्पीड स्टोरेज होते हैं सीपीयू के अंदर। वहीं पर आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एंड लॉजिकल कमांड्स होती है, इनका यूज होता है कोऑर्डिनेशन के लिए, है ना। और यहाँ पर रजिस्टर्स का यूज होता है स्टोरिंग एलिमेंट के तौर के ऊपर। सेकंड चीज, जो रजिस्टर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं डेटा को, एड्रेसेस को, इंस्ट्रक्शंस को, इन चीजों को ये होल्ड करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। वहीं पर जो सिग्नल्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस या ट्रिगर्स की तरह काम करते हैं, यानी ये सिग्नल्स भेजते हैं, ये ट्रिगरिंग करते हैं सामने वाले की, तो ये उसकी तरह एक्ट करते हैं। ये जो रजिस्टर है, आप अगर रियल लाइफ की एनालॉजी से उसको कंपेयर करके देखना चाहो तो भाई ये आप टेम्परेरी एक नोटपैड की तरह समझ सकते हो, कि एक नोटपैड है, आपने उसके अंदर कुछ चीजें याद रख ली है, कि भाई आप तुरंत उस नोटपैड से देखें कि अच्छा ये टास्क करना है, अच्छा ये हो गया, अच्छा नेक्स्ट ये भी हो गया, अच्छा ये नेक्स्ट ये भी हो गया। इस तरह से टेम्परेरी नोटपैड की तरह आप रजिस्टर्स को समझ सकते हो कि भाई वो टेम्परेरीली डेटा को स्टोर कर रहा है। वहीं पर सिग्नल्स को आप समझ सकते हो आपके घर की रिंग बेल होती है उसकी तरह से, या फिर ग्रीन लाइट है उसकी तरह से, कि भाई वो बार बार ट्रिगर करती रहेगी। जब भी कोई कॉल आएगा, जब भी कोई बाहर से
किसी को कुछ काम होगा तो वो बेल बजा रहा होगा, है ना, तो वो ट्रिगरिंग का काम हो गया कि जब भी कोई आपका ऐसा कॉल आता है, ऐसा कोई इंटरप्ट सिग्नल आता है, तो ये यहाँ पर तुरंत क्या कर देता है, ट्रिगरिंग का काम कर देता है। तो आप रिंगिंग जो बेल है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख कर आ सकते हो। सम आर विजिबल टू प्रोग्रामर्स, कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स को विजिबल होते हैं, जैसे जनरल पर्पज रजिस्टर्स हो गए। और जो सिग्नल्स होते हैं मोस्टली आपके हार्डवेयर के द्वारा हैंडल कर लिए जाते हैं, ये विजिबल नहीं होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, तो एन इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू द सीपीयू टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन क्या हो गई भाई, कमांड हो गई जो दी जा रही है किसको, सीपीयू को, और किसी लिए दी जा रही है कि भाई वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करे, है ना। बेसिक सी डेफिनेशन है, ये आपके इंस्ट्रक्शन होता है। अब इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है भाई, इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है आपका ऑपकोड, एक होता है आपका ऑपरेंड। ऑपकोड को आप समझ सकते हो कि वो एक एक्शन है, ऑपरेंड को आप समझ सकते हो कि वो एक डेटा है। यानी ऑपकोड क्या बता रहा है कि व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, कि क्या एक्शन जो है वो होना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एक हिस्सा आता है इसके अंदर ऑपकोड और दूसरा आता है इसके अंदर ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या हो गया कि किसके ऊपर, कौन से डेटा के ऊपर, यानी डेटा पार्ट ऑपरेंड बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कि एड R1, R2 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एड जो है वो क्या है, आपका ऑपकोड है, ये बता रहा है कि क्या एक्शन करना है। इस वाले केस में, इस एग्जाम्पल के केस में ये बता रहा है कि हमें एडिशन परफॉर्म करना है। अब ऑपरेंड क्या हो गया कि भाई कौन से डेटा के ऊपर करना है। आपने बोल तो दिया कि ऐड करना है, किसको ऐड करना है, काई से किसके साथ में ऐड करना है। तो भाई यहाँ बोल रहा है R1, R2 की R2 को ऐड करना है R1 के साथ में, ये चीज बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो आपके ऑपकोड है वो और भी हो सकते हैं, ऐड बोल दिया, सब्ट्रैक्ट बोल दिया, लोड करने का बोल दिया, लूप का बोल दिया, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ सकती है। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या हो गया भाई, इंस्ट्रक्शन का दो मेनली कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका ऑपकोड होता है और एक आपका ऑपरेंड होता है। चीजें समझ आ गई होगी, ऑपकोड आपका एक्शन होता है और ऑपरेंड आपका डेटा होता है। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस आर जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टू मेन क्राइटेरियाज। मेनली दो क्राइटेरियाज के ऊपर इंस्ट्रक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है। पहली चीज फंक्शन के ऊपर कि भाई वो करते क्या है, और दूसरी चीज फॉर्मेट और एड्रेस के ऊपर कि भाई वो दिखते कैसे हैं। जैसे एक तो ये फॉर्मेट हो गया कि हमने पहले ऑपकोड लिख लिया, देन फर्स्ट ऑपरेंड लिख दिया, देन सेकंड ऑपरेंड लिख दिया। ऐसे ही इसके अलग अलग तरीके होते हैं कि वो किस तरह से दिख रहे हैं, तो आप उसका फॉर्मेट और एड्रेस की कैटेगरी में आ जाता है। और फंक्शन की कैटेगरी में कि भाई वो कर क्या रहे हैं, वो एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो लूप के अंदर जा रहे हैं, ये चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो हम जो अलग अलग क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस की, जब फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहले आ जाती है आपकी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, यानी ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो डेटा को ट्रांसफर करने के काम में आ रही है। तो दीज मूव, यानी ये जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती है, डीटी इंस्ट्रक्शंस होती है, ये क्या करती है, दीज मूव डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भेजने का काम करती है, मूव करने का काम करती है। जैसे चाहे वो रजिस्टर से रजिस्टर के अंदर डेटा को मूव कर दे, चाहे वो मेमोरी से रजिस्टर के अंदर डेटा को मूव कर दे। इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, जो है डेटा वो कॉपी होता है, एक्चुअल में मूव नहीं हो रहा होता है डेटा एक जगह से। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके फोन के अंदर कुछ फाइल्स है और आप उसको, फोन में छोड़ो, आपके पीसी के अंदर कुछ फाइल्स है और आप उसको जो है आपकी यूएसबी ड्राइव के अंदर जो है कॉपी कर रहे हो। एक्चुअल में मूव नहीं कर रहे हो, वहां से फाइल्स कॉपी कर रहे हो। मूव करने का मतलब हो गया कि डिवाइस ए से उन फाइल को एकदम हटा देना और डिवाइस बी के अंदर उनको एग्जैक्ट मूव कर देना। वहीं कॉपी करने का मतलब ये हो गया कि डिवाइस ए में तो फाइल्स पड़ी हुई हैं और दूसरे के अंदर भी आपने उसकी और कॉपी कर ली। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के दौरान पे डेटा कॉपी होता है, एक्चुअल जो सोर्स होता है वहां पर डेटा अनचेंज रहता है, यानी वहां से मूव नहीं होता है। इसके लिए हम कुछ कमांड्स यूज करते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर होती है आपकी MOV, जो मूव के लिए काम आती है। MVI इसका मतलब होता है मूव इमीडिएट। एक होता है LDA, इसका मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर। ये जो कमांड्स है ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के दौरान में काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप इसके अंदर आ जाता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो दीज इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो किन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के द्वारा। जैसे ऐड हो गया, सब हो गया, जिससे सब्ट्रैक्ट का काम करता है। INR से इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, DCR से डिक्रीमेंट बाय 1 होता है। जब हमें बाय 1 से एक से डिक्रीमेंट करना होता है तो हम इस कमांड को यूज में लेते हैं। जब हमें दो डेटा को ऐड करना है तो ADD कमांड को यूज में लेते हैं। तो ये क्या होती है आपकी, एक्चुअल में इनको कमांड नहीं, यहाँ पर एक टर्म होती है इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन है, ऐड एक इंस्ट्रक्शन है, सब एक इंस्ट्रक्शन है, INR एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है जिनको हम यूज में लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस होती है, दीज यूजुअली अफेक्ट फ्लैग्स। हमने कल आपका जो आर्किटेक्चर देखा था उसके अंदर यहाँ LU यूनिट थी और इधर आपके फ्लैग्स थे, जिस जो आपके बाद में स्टेटस सिग्नल दिखा रहे थे। ठीक है, तो दीज यूजुअली अफेक्ट फ्लैग्स लाइक जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग टू शो द रिजल्ट स्टेटस। रिजल्ट के स्टेटस को दिखाने के लिए फ्लैग्स को ये इन जनरल अफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि यही बाद
में बता रहे होते हैं अपना स्टेटस दिखा के कि भाई क्या रिजल्ट आया, 0 फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, कैसा फ्लैग है ना, वहां से आपके रिजल्ट के स्टेटस का पता चलता है। नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अब अर्थमेटिक हमने देख ली इंस्ट्रक्शन, हमने जो है आपकी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन देख ली। लॉजिकल भी नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो परफॉर्म करती है बिटवाइज ऑपरेशंस को, कंपेरिजन्स को, वो आपकी कौन से इंस्ट्रक्शंस होती है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे ANA आपकी इंस्ट्रक्शन होती है जो लॉजिकल एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए लिखते हैं। ORA आपकी लॉजिकल और के लिए होती है। XRA आपकी एक्सक्लूसिव और के लिए होती है। CMP आपके कंपैरिजन के लिए काम में ली जाती है। तो जब भी बिटवाइज ऑपरेशन या फिर कंपैरिजंस परफॉर्म करवाने हो, ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हो, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज में ली जाती है, उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है भैया इसका लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का यूज कहां पर होता है, तो दीज आर यूज्ड फॉर सेटिंग क्लियरिंग स्पेसिफिक बिट्स इन अ रजिस्टर। जब रजिस्टर के अंदर स्पेसिफिक बिट्स को सेट करना हो या क्लियर करना हो, वहां पर जो है हम इनका लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को यूज में लेते हैं। अब अगला जो आता है इंस्ट्रक्शंस के, उसमें ब्रांचिंग या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल कुछ करने का काम कर रही होगी, ब्रांच करने का काम कर रही होगी। तो दीज चेंजेस द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस होती है, जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती है, ये एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज कर देती है। Instead of going to the next line of code, the CPU jumps to a different part of the program। देखो एक चीज होती है, एक आपका ये प्रोग्राम है, इसको P1 नाम दे देते हैं, है ना। एक आपका ये प्रोग्राम है, इसको P2 नाम दे देते हैं। एक क्या हो रहा होता है कि जब भी भाई सीक्वेंस क्या होगा कि भाई पहले प्रोग्राम P1 के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन ये जाएगा सेकंड वाले प्रोग्राम पर, इसके बाद जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन ये जाएंगे थर्ड वाले प्रोग्राम के पास और उसके पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो हो जाएगी। बट आपकी जो ब्रांचिंग या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या करती है कि वो किसी दूसरे के पास नहीं जाने की बजाय ये क्या करती है कि भाई यहाँ से 2 इंस्ट्रक्शन इन्होंने एग्जीक्यूट करी और बोला कि भाई आगे की नहीं करनी है, तो ये खुद ही उसी एक प्रोग्राम के अंदर किसी और जगह पर उन इंस्ट्रक्शन के ऊपर उन्होंने जंप कर दिया। फिर यहाँ पर और कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी, भाई आगे नहीं करनी, वापिस इसको वहीं पर जंप करना है, तो अब यहाँ के इंस्ट्रक्शन आगे एग्जीक्यूट कर रहा होगा इस तरह से। यानी जब खुद ही के प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जब CPU जंप कर जाता है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने की बजाय, या उसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस का चेंज होना। और ऐसी तरह की जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है उन इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं ब्रांचिंग या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टाइप्स आ जाते हैं। पहला आ गया जैसे अनकंडीशनल जंप, तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं JMP, या बोले कि इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो है JMP। ये जब जंप कर देती है चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई सी भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हो, ये जंप कर देती है बिना किसी कंडीशन को चेक करे। दूसरी आती है आपकी कंडीशनल जंप, इसके लिए हम JZ का उसका इंस्ट्रक्शन का यूज में करते हैं। और ये कब जंप करेगी, इट जम्प्स ओनली इफ द रिजल्ट इज 0, यानी जब रिजल्ट 0 आएगा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते करते, तब वो वहां से जंप कर जाएगी। उसके लिए JZ इंस्ट्रक्शन को यूज में लिया जाता है। वहीं पर JC इंस्ट्रक्शन को यूज में तब लिया जाता है जब जंप होती है कि जब एक कैरी आ जाए और तब उसको जो है जंप करवाना हो। तो कंडीशनल के अंदर 2 तरह की कंडीशंस आ गई कि भाई जब रिजल्ट 0 आया तो एक तो जंप करवा दिया, एक जब कैरी आई तो जंप करवा दिया। और जो इनके लिए इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही है वो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, एक JZ हो गई, एक आपकी JC हो गई। अब देखो अगला आता है सब रूटीन्स। अब इसके लिए कॉल या फिर RET यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस को यूज में लिया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये किसका पार्ट है, आपकी ब्रांचिंग और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का है। अगला टाइप जो आ जाता है वो आ जाता है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब देखो यार, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, दीज कंट्रोल द स्टेट ऑफ प्रोसेसर इटसेल्फ, यानी जो प्रोसेसर खुद का जो स्टेट है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। भाई उसे चलाना है, उसे रोकना है, उसे लूप पर रखना है। तो HLT इंस्ट्रक्शन आपने अगर MPI लैब के अंदर प्रोग्राम्स ढंग से करे तो आप देखोगे हर प्रोग्राम के लास्ट में HLT लिखा हुआ होता है। ये मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है, ये उस प्रोसेसर की को खुद की स्टेट बताती है, उसकी स्टेट को कंट्रोल करने का काम करती है। तो HLT क्या कर रही होती है, या हॉल्ट करती है, यानी रोकती है या फिर स्टॉप करती है, एकदम से पूरा रोक देती है। एक नॉप इंस्ट्रक्शन का यूज में लेते हैं, ये भी आपकी मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है। इसका क्या मतलब होता है कि भाई नो ऑपरेशन, ये यूज होती है डिलेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन इसका वर्ड साइज लेंथ के ऊपर। ये तो हमने किसके ऊपर देखा कि भाई उनका स्पेसिफिक पर्पस क्या है ना, भाई उनका फंक्शन क्या है, वो काम क्या कर रही है, उसके बेस के ऊपर हमने इनका क्लासिफिकेशन देख लिया। नेक्स्ट आता है भाई वर्ड की साइज के बेसिस के ऊपर कि भाई उसकी लेंथ है उसके हिसाब से। तो एक होता है आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस, यानी जिनके अंदर सिर्फ ऑप कोड इंक्लूड होता है, जैसे लिख दिया मूव AB, ये आपकी कैसी है 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस है। क्या क्या 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, यानी जिनके अंदर 8 बिट का डेटा और एड्रेस इंक्लूड होता है ऑप कोड के साथ में। इसमें आपका सिर्फ ऑप कोड इंक्लूडेड था। ठीक है, अब इसके अंदर 8 बिट का डेटा एड्रेस भी साथ में इंक्लूड होगा, यानी जैसे एग्जाम डेसिमल के अंदर यहाँ पर क्या लिख दिया इन्होंने, डेटा इंक्लूड कर दिया। तो इसका क्या मतलब हो गया, MVI हमने अभी बात करा था, MOV मूव के लिए काम हो रहा है, MVI इमीडिएटली मूव के लिए काम हो रहा है ना।
तो ये बोल रहा है कि मूव करो भाई 05 को इमीडिएटली कहां पर मूव करना है, रजिस्टर ए के अंदर मूव करना है। तो जो भी 05 इन्फॉर्मेशन है कहां पर मूव करने के लिए बोल रहा है, ए के अंदर। तो ये आपकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस होती है जब डेटा और एड्रेस 8 बिट का ऑप कोड के साथ में इंक्लूडेड होता है। अगला जो टाइप आता है वो आता है 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। अब 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती है, इंक्लूड ऑप कोड प्लस 16 बिट डेटा और एड्रेसेस। इस वाले केस के अंदर 16 बिट का डेटा और एड्रेसेस इंक्लूड होते हैं ऑप कोड के साथ में। अब यहाँ पर 8 बिट का था, ये आपका 0 और 5 दो ही एड्रेसेस है। अब यहाँ पर 4 लिख दिया, यानी ये टोटल 16 बिट का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है LDA 2050H, तो ये 16 बिट का डेटा और एड्रेस भी हो गया, और ये इसके साथ में इंक्लूड LDA ऑप कोड भी इंक्लूड कर दिया है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है कि भाई लोड करना है डेटा, कहाँ से करना है, फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 2050, जो मेमोरी एड्रेस 2050 दिया है वहां से जो वहां पर डेटा है उसको लोड करना है। तो ये हो गया आपकी 3 बिट इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपका इंस्ट्रक्शंस वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, तो द इंस्ट्रक्शन सेट इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस और द ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका सिंपल सा इतना मतलब समझो कि इंटरफेस की तरह काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। कौन, इंस्ट्रक्शन सेट। इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हो कि एन इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA is the complete collection of all basic commands that a specific CPU can understand and execute। यानी जितने भी नंबर ऑफ कमांड्स हैं जिनको कोई एक स्पेसिफिक CPU समझ सकता है और समझकर उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है, उन सारी कमांड्स के कलेक्शन को, उन सारी कमांड्स के सेट को क्या बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट बोला जाता है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बोला जाता है। आर्किटेक्चर जब हम उसको डायग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज वो इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, डिफाइंस व्हाट द प्रोसेसर कैन डू फ्रॉम सिंपल एडिशन टू मूविंग डेटा और स्टॉपिंग द सिस्टम। यानी हमको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, कि भाई कैसे जो है क्या प्रोसेस है, क्या कैसे पहले फेच हुआ है डेटा, फिर काम क्या करना है भाई, डेटा को ऐड करना है, क्या करना है, फिर उसको भाई मूव करना है, स्टोर करना है, क्या करना है, सिस्टम को स्टॉप करना है, क्या करना है। तो ये सारा का सारा काम डिफाइन कर देता है कौन, आपका इंस्ट्रक्शन सेट। क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है, ठीक है। आप अगर CPU को एक पर्सन माने तो इंस्ट्रक्शंस जो है उसके लिए वोकैब ऑफ लैंग्वेज हो जाएगी। कहीं एक पर्सन को क्या चाहिए होता है भाई, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ काम प्रोसेस करने के लिए लैंग्वेज का पता होना चाहिए, उसकी वोकेबलरी पता होनी चाहिए ताकि उस बोल सके। तो ठीक वैसे ही CPU काम कर सके उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए। तो आप इस तरह से उसको एग्जाम में समझा कर आ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखो इंस्ट्रक्शन सेट है वो इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इट डिफाइंस CPU कैपेबिलिटी, CPU की कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है, डिटरमाइंस परफॉर्मेंस, अफेक्ट्स प्रोग्रामिंग स्टाइल एंड इम्पोर्टेंट फॉर कंपाइलर डिजाइन। इन सारी जगहों पर इसकी जो है इंपॉर्टेंस है, इसकी जो है नीड है। कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेनली इसके दो कंपोनेंट होते हैं इंस्ट्रक्शन के। एक आपका होता है ऑप कोड, जिसे आप जो है आप एक्शन पार्ट बोल सकते हो, एक होता है आपका ऑपरेंड जिसे आप डेटा पार्ट बोल सकते हो, है ना। होप कोड क्या बताता है कि भाई इसको करना क्या है, इसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट, मतलब कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करवाना है। वहीं ऑपरेंड बताते हैं कि भाई ये जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ये करवाना किसके ऊपर है, कोई डेटा तो हो, तो उस डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ऑपरेंड होता है। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं, मेमोरी एड्रेसेस का यूज करते हैं। अब एक चीज देखो, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो ब्रॉडली जो है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, उसको हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज के बेसिस के ऊपर और वो किस तरह से जो है भाई मेमोरी को हैंडल करते हैं, इनके बेसिस के ऊपर जो है क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला टाइप आ जाता है आपका CISC, जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। और दूसरा आपका टाइप आ जाता है RISC, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब इनके नाम से आपको काम पता चल जाएगा। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, यानी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है उसकी लेंथ फिक्स ना हो, ऐसी सारी चीजें होगी, तो इस वजह से इसका नाम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। इसको अब आप देखो यार डिफाइन कैसे करोगे, तो ये जो है मेनली फोकस कर रहा होता है हार्डवेयर के ऊपर, है ना। वन इंस्ट्रक्शन कैन परफॉर्म मल्टीपल लो लेवल ऑपरेशंस, की भाई एक ही इंस्ट्रक्शन है जो बहुत सारे लो लेवल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती है, जैसे लोडिंग हो गया फ्रॉम मेमोरी, या अर्थमेटिक और स्टोरिंग बैक हो गया। अब ये जो चीजें हैं ये बहुत सारे मल्टीपल लो लेवल के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है भाई, या फिर इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें CISC की, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की, तो देखो इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, वेरिएबल लेंथ होती है यानी फिक्स नहीं होती है, और जो इसकी सर्किटरी डायग्राम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
के अंदर, इसके फीचर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो इंटेल का जो 86 प्रोसेसर होता है आपका, वो इसके कैटेगरी में आता है CISC की, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट की, और इसका जो जनरली यूज लैपटॉप्स के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की, तो देखो इसका मेनली फोकस किस पर होता है, सॉफ्टवेयर पर। वहीं पर CISC का फोकस किस पर था, हार्डवेयर के ऊपर। यहाँ पर जो है ईच इंस्ट्रक्शन डज ओनली वन सिंपल थिंग, एक इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही काम करती है। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन जो है बहुत सारे लो लेवल्स को, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पा रही थी, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो फ्यूअर होती है, कम होती है, इनकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, और एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है। तो ये आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसके फीचर्स में इंक्लूड करके आ सकते हैं। और इसका एग्जांपल आपका ARM प्रोसेसर हो जाएगा, जो कि आपके स्मार्टफोन्स के अंदर यूज होता है। वहीं पर आपका CISC का आपका एग्जांपल इंटेल का 86 प्रोसेसर लिख कर आ सकते हो। अब जो आपकी इंस्ट्रक्शन सेट है उसको कैटेगरीज होती है, अलग अलग वोकेबलरी के उसके बोल सकते हो। तो इनको हम कमांड्स को जो है उनके फंक्शंस के बेसिस के ऊपर अगर ग्रुप करें तो सबसे पहले आपका आ जाता है डेटा मैनिपुलेशन। तो दीज इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म द एक्चुअल वर्क ऑन डेटा, यानी ये वो इंस्ट्रक्शंस होती है डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, जो एक्चुअल में डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म कर रही है। जैसे अर्थमेटिक हो गई, वो इनमें से कोई और ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। लॉजिकल हो गई, वो ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होगी। शिफ्ट या रोटेट हो गई, ये इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होगी। तो ये आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस का सेट आ जाता है, जिसके अंदर अर्थमेटिक, लॉजिकल या शिफ्ट रोटेट, इन वाली इंस्ट्रक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। और ये इनके ऊपर यानी एक्चुअल डेटा के ऊपर काम करने का वो है, परफॉर्म करती है, काम करती है, एग्जीक्यूट करने का काम करती है। अगला जो टाइप आ जाता है वो डेटा ट्रांसफर आ जाता है। तो दीज मैनेजेस द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम, यानी जो सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स है उसके अंदर, उनके बीच में डेटा के मूवमेंट को मैनेज करने का काम डेटा ट्रांसफर की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे भाई डेटा को लोड करना है क्या, स्टोर करना है क्या, पुश या पॉप करना है, जो भी काम करना है वो आपका डेटा ट्रांसफर की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम कंट्रोल। अब देखो ये हम किस बेस के ऊपर क्लासिफाई कर रहे हैं, इनके फंक्शंस के ऊपर, कि जो कमांड है ये क्या कर रहा है, मैनिपुलेट करने का काम कर रहा है, डेटा को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, ये डेटा को, प्रोग्राम को कंट्रोल करने का, यानी इनका जो काम है, इनका जो फंक्शन है, उनके बेसिस के ऊपर जो इनको क्लासिफाई किया जा रहा है। तो यार प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है कि दीज डिसाइड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करता है। जैसे जंप करवाना है या ब्रांच करवाना है। अब जंप और ब्रांच का आपको डिफरेंस तो पता ही चल गया होगा। जब स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर जाना है तो जंप को यूज कर रहे हैं, जब हमें किसी कंडीशन के ऊपर मेट करवाना है तो ब्रांच को यूज कर रहे हैं। कॉल और रिटर्न हो गया भाई, फंक्शंस और सब रूटीन्स के अंदर इनका जो है यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एड्रेसिंग मोड्स इन इंस्ट्रक्शन सेट की, क्या क्या मोड से एड्रेसिंग की जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन का जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऑपकोड और ऑपरेंड होता है। यहाँ पर आपका एक्शन लिखा होता है, ऑपकोड लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है, डेटा पार्ट लिखा हुआ होता है, ऑपरेंड लिखा हुआ होता है ना। अब देखो यार, जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो किस तरह से भाई चीजें परफॉर्म हो रही होगी, उनको जो अलग अलग तरीकों से उनका एड्रेसिंग मोड होता है। तो कुछ है, जैसे सबसे पहले आ गया आपका इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होता है, द डेटा पार्ट इज डेटा इज द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जब डेटा आपके इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है उसे बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। वो तरीका जो होता है उसे बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। जैसे हमने लिख दिया ऐड 5, कि भाई जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू उसके अंदर क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो। यहाँ तो 5 क्या चीज है, 5 आपका डेटा पार्ट है, और ऐड आपका क्या है, ऐड आपकी इंस्ट्रक्शन है, ऐड आपका ये आपकी ऑपकोड है ना। तो जब आपकी इंस्ट्रक्शन के साथ में डेटा पार्ट मेंशन होता है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके साथ में जब डेटा लिखा हुआ होता है, तो इस तरह की एड्रेसिंग को क्या बोलते हैं, इस तरह का जो मोड ऑफ एड्रेसिंग है उसे क्या बोलते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग। अब इसमें क्या होता है, द डेटा इज इन द रजिस्टर, जब डेटा को रजिस्टर्स के अंदर रखा हुआ होता है और वहां पर हम जो है रजिस्टर्स को लिख रहे होते हैं, R1 और R2। तो हमने यहाँ पर पहले अपनी जो इंस्ट्रक्शन थी वो लिख दी कि हमें ऐड करवाना है। देन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रजिस्टर्स के नाम लिख दिए कि R1 को और R2 को ऐड करवाना है। भाई R1 तो आपके पास में है, R2 को आप R1 में ऐड करवा दो, देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर भी कहाँ करवा दो, R1 के अंदर। ये होता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग, यानी जब डेटा रजिस्टर्स में होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड आता है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है, व्हेन द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस, जब इंस्ट्रक्शन के पास में मेमोरी का एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पर इसने लिख दिया LD 2000S, तो इसमें यहाँ पर 16 बिट की जो एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस तरह का जो मोड ऑफ एड्रेसिंग है इसे बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग।
अगला टाइप आता है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है? द इंस्ट्रक्शन पॉइंट्स टू रजिस्टर दैट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस, यानी जब इंस्ट्रक्शन उस रजिस्टर की तरफ पॉइंट कर रही होती है जो उस मेमोरी के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, यानी वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है उसके पास में, इनडायरेक्टली पॉइंटर्स के थ्रू जो वहां पर जब चीजें पहुंच रही है, तो वो आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के मोड में आता है। एग्जाम के अंदर आप इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का कुछ इस तरह से डायग्राम बनाकर आ सकते हो, क्योंकि आपका जो ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ये किसकी तरह काम करता है? इंटरफेस की तरह काम करता है। तो सबसे सेंटर में आपका ये आ जाएगा, देन ऊपर आपका जो ये कंपाइलर और ये वाला पार्ट है, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, वो आ रहा होगा, और नीचे आपका हार्डवेयर पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आप इसका डायग्राम जो एग्जाम के अंदर इंक्लूड करके आ सकते हो। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आपका इंटरफेस हो गया, इसके ऊपर आपके सॉफ्टवेयर पार्ट्स हो गए, चाहे लिंकर, लोडर, शेड्यूलर, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, देन असेंबलर, कंपाइलर हो गया, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, और फाइनल में एप्लीकेशन जो यूजर जिनके साथ में, जिसके थ्रू इंटरफेस कर रहा होता है, जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। नीचे आपका हार्डवेयर का पार्ट आ जाता है, जिसमें सबसे नीचे आपका फिजिकल आईसी लेआउट डिजाइन आ जाता है, सर्किट डिजाइन, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, डेटा पाथ और कंट्रोल सिग्नल्स, और यहाँ पर प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये आप इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का डायग्राम एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है तो वहां बनाकर आ सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है इस यूनिट का, वो आता है एड्रेसिंग मोड्स। तो देखो, हमने यहाँ पर रजिस्टर्स देख लिए, सिग्नल्स देख लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन देख लिया, इंस्ट्रक्शन सेट देख लिया। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो आता है एड्रेसिंग मोड्स। वैसे हमने अभी थोड़ा सा देख लिया था एड्रेसिंग मोड्स के अंदर, थोड़ा और डिटेल के अंदर देख लेते हैं कि इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एड्रेसिंग मोड्स डिफाइन द वे द ऑपरेंड यानी डेटा ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड, कि भाई किस तरह से जो डेटा है वो स्पेसिफाई हो रहा है, कि भाई वो डेटा उस ऑप कोड के साथ में ही लिखा हुआ है, वो रजिस्टर्स के अंदर है, उसका जो है एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, उस हिसाब से अलग अलग इसके एड्रेसिंग मोड होते हैं। सिंस द सीपीयू नीड्स टू फेच डेटा फ्रॉम मेमोरी और रजिस्टर्स टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, दीज मोड्स प्रोवाइड डिफरेंट पाथ्स टू रीच द डेटा। क्योंकि जो सीपीयू है उसे डेटा फेच करना पड़ता है, कहाँ से करना पड़ता है? मेमोरी से करना पड़ता है, रजिस्टर से फेच करना पड़ता है एग्जीक्यूट करने के लिए, किसको? इंस्ट्रक्शन को। तो इसको जो है एड्रेसिंग मोड्स अलग अलग मोड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसको अलग अलग पाथ मिलते हैं कि वो उस डेटा के पास में पहुंच पाए, चाहे वो मेमोरी से एग्जीक्यूट फेच कर रहा हो, चाहे वो रजिस्टर्स के पास से ले रहा हो, है ना। तो यहाँ पर एड्रेसिंग मोड एम, यहाँ पर एड्रेसिंग मोड है, ये क्या बताता है? इट टेल्स हाउ द ऑपरेंड यानी डेटा इज एक्सेस्ड इन एन इंस्ट्रक्शन, की इंस्ट्रक्शन के अंदर किस तरह से डेटा जो है लिया जा रहा है, फेच किया जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है, कि वो डायरेक्ट लिख दिया गया है भाई, या रजिस्टर्स के अंदर लिखा हुआ है और रजिस्टर्स वहां पर मेंशन है, या उसके जहां पर वो स्टोर हो रहा है वहां की मेमोरी का एड्रेस यहाँ पर दे रखा है, किस तरह से मतलब डेटा को एक्सेस किया जा रहा है इंस्ट्रक्शन में, वो आपका एड्रेसिंग मोड बता रहा होता है। तो द एड्रेसिंग मोड डिटरमाइंस द इफेक्टिव एड्रेस, मींस की द जो एक्चुअल लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर, जहां पर डेटा रुक रखा है, जहां पर डेटा स्टोर हो रहा है, जहां पर डेटा रिसाइड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस, यानी जब एड्रेसिंग मोड के लिए उसकी मेमोरी के एड्रेस को यूज में लिया जाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब जो एड्रेसिंग मोड है इंपॉर्टेंट क्यों होती है? पहली चीज की भाई डिटरमाइन कर रही है कि डेटा कैसे फैच हो रहा है, दूसरी चीज ये उसके एग्जीक्यूशन की स्पीड को जो है फैच करती है, एंड एट लास्ट ये जो है इंस्ट्रक्शंस को फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है। तो कुछ एड्रेसिंग मोड्स है, वैसे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला आता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो डायरेक्टली गिवन होती है इंस्ट्रक्शन के अंदर, यानी इसको आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोल दो, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोल दो। तो इन दिस मोड द डेटा इटसेल्फ इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, यानी जब डेटा खुद ही इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया MVI, यानी हमें मूव करना है इमीडिएटली एक A,05H, यानी यहाँ पर ये क्या है? डेटा है 05H, सिर्फ 05 लिखा है, तो ये कितना डेटा है? 8 बिट का डेटा है ना, 8 बिट का डेटा है। और यहाँ पर MVI A,05H का मतलब क्या हुआ? कि जो मेरे पास में ये डेटा है 05H, इसे आपको मूव करना है इमीडिएटली। कहाँ पर मूव करना है भाई? इस A रजिस्टर के अंदर। कहाँ पर मूव करना है? इस A रजिस्टर के अंदर। आई होप आपको ये किस तरह से जो आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है इसको रीड करते हैं, ये आपका असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस तरह से कमांड्स को, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को इंक्लूड करा हुआ होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि जब आपका इंस्ट्रक्शन जो है ऑपरेंड के साथ में ही लिखा हुआ होता है, यानी MVI आपका ऑपरेंड ऑपकोड है, इसके साथ में जब आपकी इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन के साथ में जब इन ऑपरेंड्स को लिख दिया 1 और 0,
5H को, तो ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आता है। ये अब देखो वेरी फास्ट होता है क्योंकि इसके अंदर कोई मेमोरी एक्सेस की जरूरत नहीं होती है। भाई तुम्हें किसी मेमोरी के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू कहाँ जाता है, मेमोरी के पास जाता है कि भाई मेरे को डेटा तो दे दो जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसे सीपीयू के पास जाना पड़ेगा या रजिस्टर के पास जाना पड़ेगा। बट अभी उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे डायरेक्ट यहाँ पर डेटा दे दिया गया है। तो ये इसका एडवांटेज होता है। और इसके डिसएडवांटेज के अंदर ये लिख कर आ सकते हो कि भाई जो रेंज ऑफ डेटा होती है वो लिमिटेड होती है इंस्ट्रक्शन साइज की। नेक्स्ट आता है आपके पास में रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ऑपरेंड होता है वो रजिस्टर्स के अंदर इंक्लूड होता है, वहां पर स्टोर होता है नहीं। जब डेटा को हम रजिस्टर्स के अंदर जब स्टोर कर देते हैं तो उस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड को बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। यानी द ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन अ सीपीयू रजिस्टर एंड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है मूव ए कोमा बी। अब यहाँ पर मूव एक इंस्ट्रक्शन लिख दी, ए भी रजिस्टर का नाम है, बी भी रजिस्टर का नाम है, और इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास में बी के पास में डेटा है उसको मूव करना है, यानी कॉपी करना है रजिस्टर ए के अंदर। तो ये इस तरह का जो एड्रेसिंग का मोड होता है उसे बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, यानी जब डेटा है आपका रजिस्टर्स के अंदर इंक्लूड होता है। इसके एडवांटेज की अगर बात करें तो यार एक्सट्रीमली फास्ट होता है, क्योंकि रजिस्टर्स तो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था कि कुक अपनी अगर पॉकेट के अंदर ही नमक रख लेता है तो जब भी उसे जरूरत होगी वो पॉकेट से निकालेगा, किसी सब्जी में डालना है, किसी दूसरी के अंदर उसे इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज करना है नमक को, तो वो तुरंत वहां पर डाल पाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक्सट्रीमली फास्ट होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी। तो इसे भी आप जो है इसका एडवांटेज बोल रहे होंगे। और यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होता है कि रजिस्टर जो है लिमिटेड यहाँ पर हम यूज कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका जो टाइप आता है वो आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या रहता है ना कि इंस्ट्रक्शंस जो है मेमोरी एड्रेस को कंटेन कर रही होती है। तो द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द एक्चुअल 16 बिट मेमोरी एड्रेस, यानी हम जो डेटा ले रहे थे अभी वो कितने बिट का ले रहे थे, 8 बिट का ले रहे थे, है ना। यहाँ पर जो डेटा है 05H, ये 8 बिट का डेटा है। अब यहाँ पर जब 16 बिट के मेमोरी के एड्रेस को हम स्टोर कर, यहाँ पर लिख रहे होंगे इंस्ट्रक्शन के साथ में डेटा का जहाँ पर स्टोर है उसका लोकेशन को, जैसे LDA 2050H। यहाँ पर ये 2050 क्या है, जहां पर अपना जिस डेटा को हम लोड करना चाह रहे हैं, उस डेटा को जिसको लोड करना चाह रहे हैं वो जहां पर स्टोर है ना वहां का ये एड्रेस है। तो ये 2050 क्या है, 16 बिट का मेमोरी एड्रेस है जहां पर वो डेटा स्टोर है जिसको हम लोड करना चाह रहे हैं एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। और एडवांटेज की अगर बात करें तो सिंपल होता है, और डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई इसके लिए मेमोरी एक्सेस की जरूरत होती है। अभी तक हमें रजिस्टर्स में और जब डायरेक्ट डेटा लिखा हुआ था, डायरेक्ट डेटा इंक्लूडेड था, वहां हमें मेमोरी एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ रही थी, यहाँ पर पड़ती है। और इस टाइप को, ये जो तरीका होता है एड्रेसिंग का, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसको हम इफेक्टिव एड्रेस भी बोलते हैं। जब एड्रेस का फील्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्लूड होता है तो उसे इफेक्टिव एड्रेसिंग बोली जाती है। ठीक है, अगला टाइप आता है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस रेफर टू एड्रेस विच कंटेन अदर एड्रेस, यानी इंस्ट्रक्शंस किसी एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रही होती है, उस एड्रेस को रेफर कर रही होती है जो एड्रेस किसी और जगह का एड्रेस कंटेन कर रहा होगा। देखो, द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, इट्स लाइक अ पॉइंटर। यानी पॉइंटर की तरह काम करता है। पॉइंटर क्या करता है भाई, जिस जहां पर डेटा है उस जगह को पॉइंट कर रहा होता है, वहां का एड्रेस वो रखता है। तो ये भी जो इंस्ट्रक्शन है वो उस एड्रेस को रेफर करेगी जो जिसके पास में उसका एक्चुअल डेटा का एड्रेस होगा। जैसे अब यहाँ पर देखो मूव ए कोमा एम लिखा है, तो यहाँ पर एम किसको बता रहा है, एम यहाँ पर रजिस्टर नहीं है। ठीक है, एम किसको बता रहा है, एम रेफर्स टू द मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड इन द HL रजिस्टर पेयर। यानी जो HL रजिस्टर, कल हमने जब वो पढ़ा था आपका आर्किटेक्चर, उसके अंदर हमने यहाँ पर आपके रजिस्टर्स देखे थे जिसके अंदर हम BC को, D को और HL को पेयर के तौर पर यूज कर रहे थे। और मैंने आपको बोला था HL जो है पॉइंटर की तरह भी काम में आता है। तो यहाँ पर ये देखो पॉइंटर की तरह ही तो काम आ रहा है। जो M है वो मेमोरी एड्रेस स्टोर हो रहा है HL के ऊपर जो उसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन जो उसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है। तो HL जो है उसको होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से जब इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब इसका एडवांटेज की अगर बात करें तो यार ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी यूजफुल होता है लूप्स के लिए, एरेज की प्रोसेसिंग के अंदर इसका जो है बेनिफिट होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यार ये स्लोअर होता है। क्यों? क्योंकि हमें दो मेमोरी एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। पहले तो भाई ये जो बता रहा है उसके पास में, देन वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसके पास में और जाना पड़ेगा। तो जब दो बार मेमोरी एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है तो ये क्या रहता है, स्लोअर होता है।
अगला टाइप की अगर बात करें तो देखो अगला टाइप आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसके अंदर क्या रहता है, जो रजिस्टर रहता है वो मेमोरी के एड्रेस को कंटेन करता है, तो वो इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आ गया। कुछ इस तरह से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, यानी जब आपका कैलकुलेट कर रहा है किसी और रिलेटिव वैल्यू के तौर पर, किस तरह से कि द इफेक्टिव एड्रेस is calculated by adding a displacement या offset to the current value of program counter PC। इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है उसका इक्वल्स टू पीसी, यानी जो भी प्रोग्राम काउंटर के अंदर वैल्यू है करंट वैल्यू प्लस ऑफसेट के साथ में जब उसको कैलकुलेट करा जाता है तो उसे बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब इसके अंदर क्या रहता है, जो बेस एड्रेस है और उसके साथ में इंडेक्स रजिस्टर इंक्लूडेड होता है, इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखते हैं तो वो आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है। आपको ज्यादा जो है स्टार्टिंग के 5 की है इनके बारे में पता रहना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, देन आपको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, देन आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देन आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मेनली इन 4 के बारे में और फिर रजिस्टर इनडायरेक्ट ध्यान रहे तो ठीक है, वरना कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जो स्टार्टिंग के चारों रजिस्टर है इनके बारे में आपको थोड़ा ढंग से पता होना चाहिए। और देखो यार, हमें इन अलग अलग मोड्स की जरूरत क्यों पड़ती है ना, तो सबसे पहली चीज टू रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस लेंथ। इंस्ट्रक्शंस की जो लेंथ है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें इन अलग अलग मोड्स की जरूरत पड़ती है। क्यों, कैसे कि जो रजिस्टर मोड होता है वो कम बिट्स को यूज करता है, बाकी जिसमें हम एड्रेस मोड यूज कर रहे हैं उसके अंदर 16 बिट का मेमोरी एड्रेस वहां पर लिखना पड़ रहा है। तो जब हमें इंस्ट्रक्शंस की लेंथ को रिड्यूस करना होता है तब हम जिस भी टाइप का हमें वो यूज करना है जिसमें लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, किसमें हो जाएगी भाई, रजिस्टर मोड के अंदर हो जाएगी, तो वो वाला यूज कर लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जैसे पॉइंटर्स वाले के अंदर वो हमें अलाउ करता है, एरेज के अंदर, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें ये बेनिफिशियल होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भाई हमें जिस तरह का वो चाहिए कि पॉइंटर्स वाला चाहिए तो हम वो वाला टाइप जो है वो वाला मोड जो है यूज कर लेंगे। एफिशिएंसी के लिए ये हमें हेल्प करता है इन राइटिंग कॉम्पैक्ट एंड फास्टर रनिंग कोड उसके अंदर। ठीक है। तो इसके साथ में आपका ये टॉपिक भी फिनिश होता है। हमने यहाँ पर एड्रेसिंग मोड्स भी देख लिया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एड्रेस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड डीबगिंग। तो जो आपका एड्रेस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड डीबगिंग है इसके अंदर सबसे पहले हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड डीबगिंग है, इसके अंदर सबसे पहले हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को देख रहे होंगे, देन उसके बाद में डीबगिंग को देख रहे होंगे। तो देखो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज वन स्टेप अबव मशीन कोड। अभी तक जो चीजें हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज ही तो पढ़ रहे हैं हम, जो मूव पढ़ रहे हैं, ऐड पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। ये निमोनिक्स जो यूज होते हैं, ये एब्रिविएशंस यूज होती हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, असेंबली लैंग्वेज में तो यूज होते हैं। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज ही होती है, और इसका जो लेवल होता है एक स्टेप ही ऊपर होता है, किससे, मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो बाइनरी डेटा को समझती है, जो जीरोस और वन को समझती है, जो ट्रू और फॉल्स को समझती है, जो यस और नो को समझती है ना। ये जो चीजें समझती है वो आपकी मशीन कोड होता है, वो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है। तो इससे एक स्टेप ऊपर होता है आपका असेंबली लैंग्वेज, जो निमोनिक्स को समझती है, जो इन एब्रिविएशंस का जो यूज कर रहे हैं, मूव, ऐड, सब, मल, MVI, ये जो चीजें हैं ये आपकी असेंबली लैंग्वेज समझ रही है। यहाँ पर मशीन इंस्ट्रक्शंस को हम इन निमोनिक्स की तौर में, निमोनिक्स की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है ना। ये समझ आ गया। अब ये जो होती है क्लोज होती है भाई हार्डवेयर के, इनका जो यूज रजिस्टर्स कर रहे होते हैं और नीड्स असेंबलर टू कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। यहाँ पर असेंबलर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की जरूरत होती है। अब इसका जो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या रहता है, तो क्या सबसे पहले जो है सोर्स कोड होता है वो आता है इसके पास में। ठीक है। देन जो असेंबलर होता है वो उसे कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑब्जेक्ट फाइल होती है असेंबलर के पास में, उसमें आउटपुट देता है। देन लिंकर के द्वारा उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ में, सॉरी, जो कंबाइन कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल के साथ में एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए, EXE फाइल जो आपकी बन जाती है। तो यहाँ से ट्रांसलेशन प्रोसेस से कुछ क्वेश्चन आता नहीं है आपको। थोड़ा अगर ये स्टेप्स ध्यान रहे तो भी ठीक है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। आपको डीबगिंग जो है प्रोसेस वो थोड़ा ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। अब देखो स्टेप्स क्या होते हैं असेंबली प्रोग्राम लिखने के। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। भाई डिफाइन व्हाट डाटा यू हैव एंड व्हाट द ऑपरेशन यू आउटपुट शुड बी, यानी कि भाई आपके पास में क्या डेटा है और क्या आउटपुट आने वाला है। जैसे एड टू 8 बिट नंबर्स एंड स्टोर इन मेमोरी, ये आपको पहले ही इसमें पता चल रहा है। भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको दो डेटा को ऐड करना है, दो 8 बिट के नंबर्स को ऐड करना है, और आउटपुट भी आपको पता है कि ऐड करने के बाद आपको स्टोर कर देना है मेमोरी के अंदर, यानी दोनों चीजें आपको पता है। प्रॉब्लम का एनालाइज सबसे पहले होता है। सेकंड स्टेप होता है फ्लो चार्ट, कि हम कोड करने से पहले उसे विजुअली एक लॉजिकल मैप के अंदर बताते हैं। हम सबसे पहले बोल देंगे स्टार्ट करो। ठीक है। देन यहाँ पर इनपुट होंगे, तो इनपुट, यहाँ पर इनपुट हमें क्या मिल रहा होगा, पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या
चाहिए, 2 8 बिट के नंबर्स चाहिए, तो 2 हमने 8 बिट के यहाँ नंबर्स लिख दिए, ठीक है। देन प्रोसेसिंग होती है वो रेक्टेंगुलर पार्ट के अंदर, तो प्रोसेसिंग के अंदर ऐसे समझ लो ये हमारा रेक्टेंगल है और यहाँ पर हमें एडिशन परफॉर्म करवाना है, तो हमने इसका जो भी प्रोसेस है, जो भी कैलकुलेशन करवानी है, वो हमने ऐसे विजुअली लिख दी। देन डिसीजन लेना है, तो डिसीजन डायमंड उसके अंदर लिया जाता है, तो हमने डिसीजन लिया कि जो भी यहाँ पर आउटपुट आया है, ये क्या बोल रहा है, उसे स्टोर करवाना है मेमोरी के अंदर, तो इसे भेज देना है भाई मेमोरी के अंदर इस तरह से, एंड देन इसको स्टॉप करवा देना है। तो वापस जब स्टॉप लिख रहे होंगे तो उसको ओवल शेप के अंदर दिखा रहे होंगे। तो ये आपका फ्लो चार्टिंग होता है, जो प्रॉब्लम एनालिसिस के जस्ट अगला स्टेप होता है, यानी विजुअली जब प्रॉब्लम को पूरा लिखना होता है। अब हमने विजुअली उसको जो है देख लिया है, ड्रॉ कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप आता है राइटिंग द कोड, जब कोड लिखने की जरूरत पड़ती है। कोड हम यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड लिख दिया। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर भाई सबसे पहले लोड करने का काम कर रहा है, देन एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू मूव हो रही है, देन जो भी आपका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, वही सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि जब आप इस तरह से ये सेमीकोलन का यूज करके कमेंट्स इसके साथ में लिख देते हो, तो जब ये आप ये ऐसा डॉट लगा के और कॉमा लगाते हो ना, ये आपका कमेंट करने के लिए काम में आता है आपका असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो ये कमेंट ये जो आगे एक्सप्लेनेशन लिख रही है ना, ये कमेंट है इसका, ठीक है। जैसे हम पाइथन के अंदर जैसे 2 स्लैश लगा के आगे कमेंट कर देते हैं, या फिर 3 डॉट्स के अंदर जो कमेंट होते हैं, उन वही सारी चीज यहाँ पर कमेंट्स के तौर पर इस सिंबल को यूज में लिया जाता है। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आता है और यही आपका प्रोग्राम लिखने के स्टेप्स होते हैं ना। तो हम जो ये देख रहे थे कि कैसे असेंबली प्रोग्राम जो है लिखे जाते हैं, तो ये 4 स्टेप्स के अंदर लिखे जाते हैं। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज के। सबसे पहले आ गया भाई इंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शन होगी भाई, मूव करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है। रजिस्टर्स आ गए, कौन से जो टेम्पररी वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, तो इसके अंदर रजिस्टर्स आ गए। मेमोरी पार्ट आ गया, यानी जो डेटा को स्टोर कर रहा है। देन असेंबलर पार्ट आ गया, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो ये आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का जो है कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डीबगिंग का। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो एकदम सही है, या फिर जब हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो कंप्लीट चल जाता है, एकदम सही से एग्जीक्यूट हो जाता है, आउटपुट मिल जाता है। भाई हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें दिक्कत भी आती है, उसमें एरर्स भी आते हैं, उनको देन सॉल्व करने का भी काम रहता है। तो वो जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो कहलाता है आपका डीबगिंग। डीबगिंग को आप कैसे डिफाइन कर रहे होंगे यार, कि डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग और फिक्सिंग एरर्स बग्स फ्रॉम योर प्रोग्राम। यानी आपके प्रोग्राम से जो बग्स होते हैं उनको रिमूव करना या फिक्स करना, और ये करने से पहले उनको आइडेंटिफाई करना। ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है कि आपके प्रोग्राम में क्या एरर या बग या क्या दिक्कत आई है, उसको पहले आपने आइडेंटिफाई करा, अगर फिक्स हो रहा है तो फिक्स करा, नहीं तो उसको रिमूव कर दिया। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है उसी को बोला जाता है डीबगिंग, ठीक है। तो इन असेंबली this is harder than in high level language because we are dealing with individual registers। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर डीबगिंग करना मुश्किल होता है हाई लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो आपका एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर सेट ऑफ आपने फंक्शंस लिख रखे होते हैं, और उनके अंदर आप देख लेते हो कि कहाँ पर आपकी गड़बड़ आ रही है, कहाँ पर आपकी दिक्कत आ रही है। लेकिन असेंबली के केस के अंदर ये मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल रजिस्टर्स के साथ में हम क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। अब एरर्स की बात करें भाई, यहाँ पर किस किस तरह के एरर्स आते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करके फिक्स करना रहता है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ एरर आता है, वो आता है सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर का क्या मतलब होता है? इट इज वायलेटिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। यानी ये ऐसा एरर होता है जो लैंग्वेज के रूल्स को, यानी जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है उसके रूल्स को वायलेट कर रहा होता है। किस तरह से? मान लो हमारे पास कमांड यूज होती है डेटा को मूव करने के लिए। जैसे अगर हम लिखते हैं मूव ए कोमा बी, यानी जो रजिस्टर बी है उसका डेटा किसके अंदर कॉपी हो जाए भाई, एक्यूमुलेटर के अंदर कॉपी हो जाए। इस कमांड का यही मतलब है। हमने इस एम ओ वी की जगह मैंने अगर लिख दिया एम ओ वी ई एंड देन लिख दिया ए कोमा बी, तो ये मेरा क्या है? सिंटैक्स एरर है। मेरी इंस्ट्रक्शन सही है, मैं जो बताना चाह रही हूँ वो सही कहना चाह रही हूँ कि मेरा बी का डेटा ए के अंदर जो है कॉपी हो जाए, मूव हो जाए। बट मेरा जो सिंटैक्स है, मैंने जो यहाँ स्पेलिंग डाल दी, वो क्या डाल दी? गलत डाल दी। यानी जब अपना फॉर्मेट गलत होता है तब जो एरर आता है वो होता है आपका सिंटैक्स एरर, SYNTX, ठीक है। सिंटैक्स एरर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला टाइप ऑफ एरर आता है, वो आता है लॉजिकल एरर। अभी इसके अंदर क्या होता है कि द कोड रन्स बट द रिजल्ट इज रॉन्ग, कि आपका कोड जो है रन हो रहा है बट आपका रिजल्ट गलत आ रहा है। ऐसा समझो कि मुझे ना 2+5 करवाना था, और 2+5 अगर करवाएंगे तो मेरा आंसर आ रहा होगा 7। या ऐसे समझ लो कि मुझे हाँ चलो ठीक है 2+5 करवाना था। अब मेरे को कमांड क्या लिखनी चाहिए थी भाई? ऐड, यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन यूज करनी चाहिए थी। मैंने क्या करा, ऐड की बजाय मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन यूज कर ली। अब मेरा प्रोग्राम रन भी हो जाएगा, मुझे आंसर भी मिल जाएगा -3, बट क्या मेरा आंसर करेक्ट होगा? नहीं होगा। रिजल्ट मेरा रॉन्ग आ गया। और किसकी वजह से रॉन्ग आया? क्या अपना प्रोग्राम गलत चला? नहीं, हमने जो लॉजिक दिया है वही गलत दिया है। हमें एडिशन करवाना था और हमने लॉजिक क्या दे दिया? सब्ट्रैक्शन का दे दिया। तो जब अपना दिया हुआ लॉजिक गलत होता है और उसकी वजह
वजह से जो एरर आता है उस तरह के एरर को बोलते हैं लॉजिकल एरर। नेक्स्ट आता है आपका रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर क्या आता है, जब एरर अकर होता है एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी आपने एक लिख दिया यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही आप एक और दूसरा डिवीजन के लिए अगर लिख रहे हो, तो जब आपको डिवाइड करना है तो आपने डिवाइड बाय 0 कर दिया, 2 डिवाइड बाय 0 लिख दिया, 10 डिवाइड बाय 0 कर दिया, है ना। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो क्या वो इसका कोई वैल्यू देता है, इन्फिनिटी तक आता है, यानी वो उसको एरर दे देता है, वो चलता नहीं है ना। तो वो जो एरर होता है वो रन टाइम एरर होता है, जो डिवीजन बाय 0 की वजह से आ गया, यानी रन टाइम के दौरान पर जो एरर आता है। यानी यहाँ पर अपना लॉजिक भी गलत नहीं था, हमें डिवीजन करवाना था, हमने डिवीजन की कमांड दी। यहाँ पर हमें जो फंक्शन परफॉर्म करवाना है वो भी गलत नहीं, यार हमें डिवाइड करवाना है, सिंपल सी बात है, तो वो भी गलत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये आई कि वो चीज प्रोसेस ही नहीं हो रही है। डिवाइड बाय 0 एग्जिट उसका जो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। अगर वहीं पर लिखा होता 2 डिवाइडेड बाय 1 या फिर 11 डिवाइडेड बाय 100, वैल्यूज पॉइंट में आ जाती, बट ये जो है एरर नहीं आता। तो ये जो एरर होता है बाय डिवाइड 0, ये आपका रन टाइम एरर की कैटेगरी में आता है। अब जो ये एरर्स आगे भी इनको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, इनको या तो फिक्स कर रहे होंगे आप या रिमूव कर रहे होंगे, है ना, कुछ तो करना रहेगा। तो उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है, तो उन्हें बोलते हैं हम डीबगिंग टेक्निक्स। सबसे पहला आ जाता है आपका सिंगल स्टेपिंग। अब सिंगल स्टेपिंग क्या होता है, आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एंड आफ्टर एवरी स्टेप वी चेक द रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स टू सी द वैल्यू आर करेक्ट। पहली चीज देखो यार, हमने स्टार्टिंग में भी बात कर ली थी जब ये डिबगिंग का कॉन्सेप्ट आया, कि ये जो मुश्किल होता है, क्यों होता है मुश्किल, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है सिंगल सिंगल उसके लिए रजिस्टर्स के लिए चेक करना रहता है, क्योंकि मैंने पता नहीं कहाँ लिखा है, सिंगल सिंगल रजिस्टर्स के लिए चेक करना रहता है। तो ये वहां पर अब यही प्रोसेस हो रहा है सिंगल स्टेपिंग के अंदर, कि हमने एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट करवा लिया। अब हर एक इंस्ट्रक्शन, ऐसे हो सकता है आपके भाई उस प्रोग्राम के अंदर 50 इंस्ट्रक्शन हो, तो आप 50 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाओगे, 50 बार आप रजिस्टर्स को चेक करोगे, फ्लैग्स के अंदर उनके आउटपुट का स्टेटस चेक करोगे कि भाई वो सही है या नहीं है। तो कितना लेंदी वो स्टेप है, प्रोसेस है ना। तो ये आपका सिंगल स्टेपिंग और डिबगिंग टेक्निक का फर्स्ट टाइप सिंगल स्टेपिंग स्टेपिंग आ गया, जिसके अंदर क्या था कि एक बार के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, एंड देन उसके बाद में हर एग्जीक्यूशन के बाद में आपको रजिस्टर चेक करने हैं, फ्लैग्स चेक करने हैं कि भाई वैल्यू सही है या नहीं है। जहां पर नहीं होती वहां पर आपको पता चल जाता है, अच्छा इस वाले स्टेप के अंदर यहाँ पर ये दिक्कत थी। अगला आपका जो टाइप आता है डिबगिंग का, वो आता है ब्रेक पॉइंट। अब ये क्या होता है, सेटिंग अ स्टॉप साइन एट अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड and the program runs at full speed until it hits the break point, then pauses so you can inspect the data। इसके अंदर आप क्या करते हो, आपका वही एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो कोड है वो 50 लाइनों का है, ठीक है। अब 50 लाइनों के अंदर कुछ 20 लाइन के बाद में आप एक कंडीशन लगा दोगे, आप एक स्टॉप साइन लगा दोगे जिसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। फिर से और 20 लाइनों के बाद में एक और आप सिंबल लगा दोगे स्टॉप साइन। अब क्या है ना कि आप एक तो 50 लाइनों का वो कोड देख रहे हो, एक आपने ये 20 लाइन का एग्जीक्यूट करा और इसके अंदर देखा अच्छा कोई एरर नहीं है, बाद में आप दूसरे वाला 20 का कर रहे होगे, तो जो पहला कर लोगे और उसमें कोई एरर नहीं आएगा और दूसरे के अंदर कुछ एरर आ जाता है, तो आपको स्टार्टिंग के 20 स्टेप्स चेक करने की, स्टार्टिंग के 20 वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ब्रेक पॉइंट की वजह से हो रहा है। तो प्रोग्राम पूरा रन होता है और कहाँ पर रुकता है, जब वो ब्रेक पॉइंट को हिट कर जाता है और तब वो वहां पर रुक जाता है, और रुकने के बाद में वो अपने आप उस डेटा को इंस्पेक्ट कर पाते हो। ये आपका दूसरा टाइप ऑफ डीबगिंग टेक्निक हो गई। नेक्स्ट आती है आपकी मेमोरी डंप। मेमोरी डंप क्या होती है, व्यूइंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू सी हाउ यू डेटा इज बीइंग स्टोर्ड। यानी अभी तक हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक स्टॉप साइन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉक्स का जब यूज होता है वो आपका मेमोरी डंप की कैटेगरी में आता है। और ट्रेसिंग क्या होता है, द डीबगर रिकॉर्ड्स द स्टेट ऑफ द सीपीयू एट एवरी स्टेप फॉर लेटर रिव्यू। लेटर रिव्यू के लिए ये हर स्टेप को रिकॉर्ड करते हुए चलता है, तो आपका ट्रेसिंग की कैटेगरी में आ जाता है। इन जनरल डीबगिंग कैसे हो रही है भाई, सबसे पहले आप प्रोग्राम लिख रहे हो, देन उसे रन कर रहे हो, रन करने पर आपके पास में कोई एरर आ रहा है तो आप उसे चेक कर रहे हो, चेक करने के बाद आप उसे फिक्स कर रहे हो, फिक्स करने के बाद आप उसे वापस प्रोग्राम को रन करते हो, तो यहीं पर आ जाते हो, प्रोग्राम रन होता है, एरर आता है, चेक करते हो, फिक्स करते हो, वापस प्रोग्राम आपका रन होता है। यही जो है पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब देखो यार, कुछ डीबगिंग टूल्स होते हैं। अब डीबगिंग आप कैसे करते हो, तो इसके लिए आप डीबगर सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, जैसे असेंबलर हो गया, एडिटर्स हो गए, ठीक है। आप एमुलेटर्स का यूज करते हो, आप आईडी टूल्स का यूज करते हो, तो इन टूल्स का यूज करके आप जो है डीबगिंग कर रहे होते हो। तो इसी के साथ में आपका जो ये टॉपिक है वो फिनिश होता है, डीबगिंग। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। अब देखो आपका प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा, और लास्ट फिर हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और टाइमिंग के साथ में जो है यूनिट को फिनिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्रामिंग टेक्निक, एक सेकंड।
हाँ, प्रोग्रामिंग टेक्निक आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है क्या होता है, तो देखो इन असेंबली लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रेटजीज यूज्ड टू राइट एफिशिएंट रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज्ड कोड। यानी कोड को एफिशिएंट तरीके से, रीयूजेबल तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के अलग अलग तरीके, अलग अलग स्ट्रेटजीज ही होती है आपकी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। कि आप किन किन अलग अलग तरीकों से जो है कोड को ऐसे लिख पाओ कि वो एफिशिएंट रहे, वो रीयूजेबल हो, यानी एक ही लिखे हुए कोड को हम बार बार यूज कर पाए, यानी बार बार सेम कोड ना लिखना पड़े, एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड रहे। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर मेथड्स और अप्रोचेस यूज्ड टू राइट एफिशिएंट, रीडेबल एंड एरर फ्री प्रोग्राम्स। अब देखो, क्योंकि आपको पता है असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज होती है, तो इसके अंदर हम ऐसे डायरेक्ट फॉर लूप या इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज में नहीं लेते हैं। यानी क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होती, बिल्ट इन लाइब्रेरीज नहीं होती सी प्लस प्लस या जावा की तरह। इसके अंदर हमें स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, और यही जो टेक्निक्स है अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कहलाती है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहली चीज भाई ये जो कोड की क्वालिटी उनको इंप्रूव करती है। दूसरी चीज ये एरर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ये जो है कोड को इजी टू अंडरस्टैंड बनाती है और उसकी परफॉर्मेंस को जो है इंप्रूव करती है। तो कुछ जो टाइप्स है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप आता है आपका टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच के अंदर क्या होता है, हम अपनी एक जो मेन प्रॉब्लम होती है वहां से स्टार्ट करते हैं, एंड उस प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के अंदर जो है डिवाइड करके देन उसको एक सीक्वेंस के अंदर जो है लिखने का ट्राई करते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब जैसे आपके पास में कोई एक मेन प्रॉब्लम है कि आपको जो है कोई नंबर है, कोई चीजें हैं, उनको जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, उनका रिजल्ट आपको निकाल के आना है। तो मेन टास्क क्या हो गया कि भाई आपको जो भी वो प्रॉब्लम दे रखी है, जिनको कैलकुलेट करके जिनका रिजल्ट निकालना है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपका इनपुट आ जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग आ जाएगी, उसका आउटपुट आ जाएगा। हमने इसको तीन अलग अलग टास्क के अंदर, तीन अलग अलग सब प्रॉब्लम्स के अंदर जो है उसको डिवाइड कर लिया। तो ये आपकी होती है टॉप डाउन अप्रोच। इसके एडवांटेज की बात करते हैं, इजी टू डिजाइन होती है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट आपका जो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक आता है वो आता है बॉटम अप अप्रोच। टॉप के अंदर क्या, टॉप डाउन के अंदर क्या आता है कि भाई ऊपर सबसे ऊपर मेन प्रॉब्लम थी और उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे थे। बॉटम अप के अंदर क्या होगा, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या छोटे छोटे पार्ट से स्टार्ट कर रहे होंगे और उसको कंबाइन करके एक मेन वो बना रहे होंगे। जैसे इसके अंदर क्या रहता है कि स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल पार्ट, या छोटे पार्ट से स्टार्ट करते हैं एंड कंबाइंस इट फॉर कंप्लीट सिस्टम, और इसको जो है एक कंप्लीट सिस्टम के उसमें बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर कि हमने जो अलग अलग फंक्शंस क्रिएट करे हैं, हमने एक यहाँ पर लिख लिया, थोड़े से फंक्शन यहाँ लिख दिए, उनको लास्ट में कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना देते हैं। यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके जब कंप्लीट प्रोग्राम बना देते हैं, वो आपका बॉटम अप अप्रोच के अंदर आता है। एडवांटेज की अगर बात करें तो ये रीयूजेबल कोड होता है भाई। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है वो होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर तो हम छोटे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके कंप्लीट प्रोग्राम बना रहे हैं, बट यहाँ पर जो प्रोग्राम्स है उनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, जिनको फंक्शंस बोल सकते हैं, उनके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, यानी सेम ही चीज है। जैसे समझ लो कि ये कोई एक वेबसाइट बना रहे हो, है ना, तो उसके अंदर एक आपका साइन अप पेज बन रहा होगा, एक आपका लॉगिन पेज बन रहा होगा, एक ऐसे समझ लो आपका पेमेंट गेटवे का पेज बन रहा होगा, एक उसके अंदर आपका नोट्स वगैरह का पेज बन रहा होगा। तो नोट्स वगैरह को आपने एक मॉड्यूल में डाल दिया, साइन अप पेज का आपने एक मॉड्यूल बना दिया, आपका जो ये लॉगिन पेज उसको एक मॉड्यूल, ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर आपको उसको डिवाइड करके और फिर प्रोग्राम लिखते हो। तो वो टाइप की स्ट्रेटेजी जो आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहलाती है। एडवांटेज की बात करें तो यार इसमें अंदर डिबगिंग इजी होता है, क्योंकि हमें पता है कि इस वाले मॉड्यूल के अंदर दिक्कत आ रही है, इस वाले काम के अंदर दिक्कत आ रही है, तो हम पर्टिकुलर उसी काम के मॉड्यूल को जाके छेड़ रहे होंगे, बाकी के अंदर क्यों चेक कर रहे होंगे। और इसका भी जो कोड होता है वो आपका रीयूजेबल होता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो टाइप आता है वो आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये सीक्वेंस का, सिलेक्शंस का, इटरेशंस का यूज करती है। ये सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन आगे थोड़ा डिटेल के अंदर लिख रखा है, तो मैं वहां से आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इन जनरल आपने उप्स पढ़ा है पिछले वाले सेमेस्टर के अंदर, तो वो होता क्या है कि जब हम चीजों को, प्रोग्राम्स को, या जो भी काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, किनके इर्द गिर्द करते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द करते हैं, यानी जो अपनी रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है इनके इर्द गिर्द करते हैं। हम क्लासेस के इधर उधर जो है जब काम चल रहा होता है, वो टाइप ऑफ जो प्रोग्राम होता है, वो उसके ऊपर बेस्ड जो प्रोग्राम होता है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। यानी हम इसके अंदर मेनली क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके जब प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके अंदर क्लास होती है, क्लास में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ मेथड्स लगाते हैं, यानी फंक्शंस लगाते हैं, और वहां से हमें जो आउटपुट मिल रहा होता है, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। नेक्स्ट आता है आपका रिकर्सिव प्रोग्रामिंग।
अब रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा होता है। जैसे आपने फैक्टोरियल सुना है, एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल के अंदर क्या होता है, वैल्यूज जो है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, हर एक जो आपका डिक्रीमेंट करते हुए खुद को मल्टीप्लाई करते चल जाती है, तो फैक्टोरियल में अंदर आता है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, वापिस वो खुद को ही कॉल कर रहा है। जैसे एन इंटू फाइव है तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद कब तक 1 तक, तो वो आपका रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इटरेटिव प्रोग्रामिंग। इटरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर क्या यूज होता है, लूप्स का यूज होता है, रिकर्जन यहाँ पर यूज नहीं हो रहा होता है। अगले आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे आपकी सी लैंग्वेज की स्टाइल के अंदर होता है, भाई पहले ये होना है देन ये होना है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स लिखे हुए होंगे, फंक्शंस लिखे हुए होंगे, और उनके जो है तरीके से जो वो प्रोग्रामिंग होती है उसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हो गए, इन्हीं चीज को डिटेल के अंदर यहाँ मेंशन कर रखा है। तो ये कुछ एक आपका लूपिंग हो गया, देन आपका काउंटिंग एंड इंडेक्सिंग हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग हो गया, और सब रूटीन हो गया। ये थोड़ा सा आपने डिटेल के अंदर पढ़ लेना है ना, यहाँ चीजें मैंने मेंशन कर रखी है। अब देखो लूपिंग या इटरेशन क्या हो गया कि भाई इसके अंदर जो टास्क हो रहा है वो रिपीटेटिव टास्क हो रहा है। कैसे कि लूपिंग इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मल्टीपल टाइम, की एक ही टास्क है जिसे मल्टीपल टाइम करवाना है, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर इसका यूज करते हैं। मतलब इसको हम करते हैं इटरेशन को, लूपिंग को काउंटर्स की हेल्प से। काउंटर्स की हेल्प से हम जो है उस टास्क को रिपीटेटिवली करवा रहे होते हैं, तो वो आपका लूपिंग या फिर इटरेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं हम काउंटर्स का, रजिस्टर्स का हम सेट करते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप करवाना है। देन बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी भाई एक्चुअल टास्क परफॉर्म करवाना है उसको हम लिख रहे होते हैं। देन अपडेटिंग, हमें उसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, काउंटर के उसके ऊपर जो है लिख दिया रहता है, सेट कर दिया रहता है, जिस हिसाब से वो लूपिंग चल रही होती है। देन लास्ट आता है अनकंडीशनल चेक, कि भाई जंप करना है या फिर जो ब्रेक करना है, क्या करना है, वो कंडीशन यहाँ पर एडजस्ट रहती है। अगला आता है काउंटिंग और एडजस्टिंग। अब इसके अंदर क्या रहता है, काउंटिंग क्या होता है, काउंटिंग कीपिंग ट्रैक्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट हैज अकर्ड। काउंटिंग जो है इस चीज का ट्रैक रखती है, इस चीज का रिकॉर्ड रखती है कि भाई कितनी बार इवेंट अकर हो चुका है। और वहीं पर आपका इंडेक्सिंग क्या करती है, इट इज यूजिंग अ रजिस्टर एज अ पॉइंटर टू स्टेप थ्रू अ टेबल और एरे इन मेमोरी। यानी एचएल पेयर का यूज में करती है पॉइंटर के तौर पर, रजिस्टर को यूज करने उसको एरे जो मेमोरी के अंदर एरे या टेबल्स है उनके उसमें जाने के लिए जो है इंडेक्सिंग यूज में की जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, पॉइंटर जो होता है रजिस्टर पॉइंटर का यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। अब इसके अंदर क्या रहता है, फॉल्स लॉजिक जो है यूज होता है, तो ये वाली कैटेगरी आती है। दिस टेक्निक अलाउज द प्रोग्राम टू टेक डिफरेंट पाथ्स बिटवीन द कंडीशन, यानी कंडीशन के बेस के ऊपर वो अलग अलग पाथ जब चूज कर लेता है, वो आपका डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग की कैटेगरी में आता है। अब इसके अंदर एक आपका होता है टू वे ब्रांच और एक आपका होता है मल्टी वे ब्रांच। टू वे ब्रांच क्या रहता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो भाई ए पाथ को चूज करो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी पाथ को चूज करो। मतलब इस तरह से समझ लो कि आपने कोई इनपुट दिया है, ठीक है, और इनपुट देने के बाद में जो मतलब आपने पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करा है, स्टार्ट करने के बाद में आपने यहाँ पर इनपुट दे दिया, इनपुट देने के बाद में आपने कुछ प्रोसेसिंग करी। अब इस प्रोसेसिंग में दो चीजें हो सकती है, या तो भाई वो चीज ट्रू होगी, है ना, और या वो चीज क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये बोल रहा है कि अगर ट्रू है तो पाथ ए को चूज करे, यानी वो ए के पास चले जाएगा, एल्स गो टू बी, नहीं तो वो पाथ बी को चूज करेगा। तो ये आपका टू वे ब्रांचिंग होता है। ऐसे ही मल्टी वे ब्रांचिंग होता है जब हम स्विच केस का यूज करते हैं, स्विच करके हम अलग अलग कंडीशंस के ऊपर उसे स्विच करवाते रहते हैं। मल्टीपल केसेस का जब यूज करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस जब उसमें देते हैं, वो आपका मल्टी वे ब्रांच उसमें आता है। ठीक है, तो आप एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि हमें अगर दो लार्जेस्ट नंबर के अंदर से अगर वो देखना है, तो हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले स्टार्ट करा, हमने नंबर ए दिया और हमने बी दिया, हम यहाँ कंडीशन चेक करवाएंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम बोल देंगे कि ये वाला जो है बड़ा है, एल्स हम बोल देंगे ये वाला बड़ा है। इस तरह की जो कंडीशन है यहाँ पर लग जाती है। अगला आता है आपका सब रूटीन, जिसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या रहता है, सब रूटीन इज अ सेल्फ कंटेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी पॉइंट टू मेन प्रोग्राम, ये किसी भी पॉइंट से इसको मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल किया जा सकता है। इसको आप बोल सकते हो रीयूजेबल कोड मॉड्यूल्स होते हैं, जिनको आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हो, कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज करके, रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज करके। इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं भाई, ये कोड साइज को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आपने कोड को एक ही बार लिखा और उसको बार बार जो है अलग अलग जगह यूज कर पा रहे हो। ये डीबगिंग इजी बना देता है, आपको पता है किस वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, किस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर एरर है, और ये जो है रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है।
नेक्स्ट आता है आपका लुकअप टेबल टेक्निक। इसके अंदर ये जो है टेक्निक फास्ट डेटा के रिट्राइवल के लिए यूज की जाती है ना। तो ये मेथड क्या आता है, जहां पर वेयर यू स्टोर द प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज इन मेमोरी, जहां पर प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज को मेमोरी के अंदर जो स्टोर किया जाता है। इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, द प्रोग्राम सिंपली लुक्स अप द आंसर बेस्ड ऑन द इंडेक्स के बेस के ऊपर आंसर को वहां पर चेक कर लेता है। जैसे आपने एक्सेल शीट्स वगैरह के अंदर लुकअप फंक्शन का यूज किया होगा, या फिर आपने जो डीबीएमएस पढ़ी वहां पर इसके बारे में जाना होगा। तो वही चीज होती है, फास्ट डेटा रिट्राइवल के लिए इसका यहाँ पर यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आता है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड टाइमिंग। अब देखो यार, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वही हो गया, इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर है, किस तरह से उसको फॉर्मेट, किस तरह से उसको लिखा जाता है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइंस द लेआउट ऑफ बिट्स इन एन इंस्ट्रक्शन, कि वो बिट्स के जो लेआउट को बता रही होती है इंस्ट्रक्शन के अंदर, उनको डिफाइन करती है। इट टेल्स द सीपीयू हाउ टू इंटरप्रेट द बाइनरी डेटा इट जस्ट फेस्ड, कि अभी जो जस्ट डेटा फैच हुआ है बाइनरी डेटा, उसको किस तरह से इंटरप्रेट करके जो भाई सीपीयू उसको बताता है कि किस तरह से इंटरप्रेट करना है जो भी बाइनरी डेटा भी फैच हुआ है। इन जनरल आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है इंस्ट्रक्शन का, यहाँ पर आपका ऑपकोड लिखा हुआ होता है और यहाँ पर आपका ऑपरेंड लिखा हुआ होता है। जो ऑपरेंड लिखा हुआ होता है वो आपका डेटा पार्ट होता है ना, और जो आपका ये ऑपकोड लिखा हुआ होता है ये आपका एक्शन पार्ट होता है, कि क्या आपको एक्शन परफॉर्म करना है। वही चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर जो मोस्ट इंस्ट्रक्शंस है उनको दो उस फंक्शनल फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपका ऑपकोड आता है जिसके अंदर हम एक्शन पार्ट को लिखते हैं, एक आपका ऑपरेंड आता है जिसके अंदर हम डेटा पार्ट को लिखते हैं। कभी कभी क्या रहता है, आपका एड्रेस मोड इंक्लूडेड होता है। एड्रेस मोड जो हमने अलग अलग एड्रेसिंग के मोड पढ़े थे वही यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है। अब हम कॉमन फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं एड्रेस बेस के ऊपर। तो देखो सबसे पहला आपका आता है 3 एड्रेस फॉर्मेट। अब 3 एड्रेस फॉर्मेट के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले तो आपका ऑपकोड लिख दिया, देन आपके जो ऑपरेंड्स लिखे हैं उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसे R1, R2, R3 लिखिए। अब ये आपका 3 एड्रेस फॉर्मेट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि R2 और R3 जो रजिस्टर्स हैं इनके अंदर जो डेटा है उनको ऐड करो और स्टोर कर दो R1 के अंदर। ठीक है, ये बोल रहा है आपका 3 एड्रेस फॉर्मेट। अब ये क्या रहता है, इसके अंदर देखो 3 एड्रेस फॉर्मेट का एडवांटेज ये रहता है कि भाई ये क्लियर होता है, और इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि भाई ये लॉन्गर रहता है ना। तो इसका ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पर मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट आता है 2 एड्रेस फॉर्मेट। अब 2 एड्रेस फॉर्मेट के अंदर क्या रहता है, कुछ इस तरह से इसका लिखा हुआ रहेगा, यानी एक तो आपका ऑपकोड लिखा हुआ होगा, यानी एक आपका क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो लिखा रहेगा। देन आपको उसके आगे आपको 2 रजिस्टर्स लिखे हुए मिलेंगे। ये आपका 2 एड्रेस फॉर्मेट है। ये क्या बोलता है कि जो आपकी R1 की वैल्यू है उसको आप क्या करो, R1 के साथ में ऐड करो, और ऐड करने के बाद में उन दोनों का रिजल्ट भी स्टोर कहाँ पर कर दो, R1 के अंदर कर दो। ये आपका क्या कहलाता है, 2 एड्रेस फॉर्मेट कहलाता है ना। अब 2 एड्रेस फॉर्मेट का एडवांटेज क्या होता है कि भाई ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें ओवरराइट हो जाती है। ओवरराइट कैसे हो जाती है भाई, R1 के अंदर ऐसे समझ लो कोई वैल्यू थी 2, R2 के अंदर कोई वैल्यू थी 3, अब ऐड होने के बाद में R1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। तो R1 की वैल्यू आप 2 देख रहे होगे, R1 की वैल्यू 5 देख रहे होगे, तो 2 की जगह ओवरराइट हो गया ना 5। ये होता है आपका 2 एड्रेस फॉर्मेट, और इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसके अंदर वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका 1 एड्रेस फॉर्मेटिंग। 1 एड्रेस फॉर्मेटिंग के अंदर हम इन जनरल एक्यूमुलेटर का यूज कर रहे होते हैं। किस तरह से लिखा हुआ होता है, कुछ इस तरह से चीज लिखी हुई होती है। ये आपका ऑपकोड होता है, यानी ये आपका एक्शन पार्ट लिखा हुआ होता है, ये जो है आपका उसे क्या बोलते हैं, रजिस्टर का वो लिखा हुआ होता है जिसके अंदर डेटा है। ठीक है, अब ऐड बी का क्या मतलब है कि जो बी की वैल्यू है वो ऐड हो जाए। अब जब सिर्फ ऐसा लिखा हुआ होता है तो ऐड किसमें हो रही होती है, हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है। वही यहाँ पर लिखा भी है कि इसके अंदर एक्यूमुलेटर का वो यूज हो रहा है, और जो ऐड बी कर रहे होंगे तो इस रजिस्टर की जो वैल्यू एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाती है, और रिजल्ट भी हमें पता है एक्यूमुलेटर अपने में स्टोर कर लेता है। तो ये आपका 1 एड्रेस फॉर्मेट हो जाता है। अब ये जो 1 एड्रेस फॉर्मेट, इसका एडवांटेज क्या होता है कि भाई ये जो है कॉम्पैक्ट रहता है। डिसएडवांटेज क्या रहता है, इसके अंदर हमें एक्यूमुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक्यूमुलेटर को इसमें यूज़ करना रहता है। ठीक है, मैं 3 एड्रेस वाले को भी कर देती हूँ। जो 3 एड्रेस ई का हुआ, जो आपका 3 एड्रेस फॉर्मेट है उसका क्लियर और लॉन्गर, ये आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रहेगा। लास्ट आता है आपका 0 एड्रेस फॉर्मेट। अब 0 एड्रेस फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, हम स्टैक को यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर अपने को अब एक्यूमुलेटर यूज़ करना है, हम यहाँ पर स्टैक को यूज़ करते हैं। स्टैक को यूज़ कैसे करेंगे भाई, स्टैक के अंदर ऊपर की जो भी 2 वैल्यूज़ होगी उनको पॉप कर देंगे, और फिर हमको जो भी एक्शन मिला है, यानी जो सिर्फ ऑपकोड मिला है, जैसे हमको सिर्फ दे दिया कि ऐड करना है। अब क्या ऐड करना है, कहाँ से ऐड करना है, तो उसके लिए हम स्टैक का यूज़ कर रहे होंगे। स्टैक के अंदर टॉप ऑफ जो भी 2 वैल्यूज़ होगी उनको हम बाहर निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका जो आपका एडवांटेज होता है वो क्या रहता है कि भाई ये जो है सिंपल रहता है, यानी आपका जो 0 एड्रेस फॉर्मेट है ये सिंपल है। और इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है कि ये इसके अंदर ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है वो होती है, यानी इसके अंदर भाई वो क्या होगा, स्टैक के अंदर कितनी सारी वैल्यूज़ होगी और हर उसके लिए टॉप ऑफ 2 वैल्यूज़ के लिए इंस्ट्रक्शन देनी रहेगी। ठीक है,
तो ये आपके क्या हो गए, कॉमन फॉर्मेट्स हो गए एड्रेस बेस्ड जो फॉर्मेट्स है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक आता है इंस्ट्रक्शन टाइमिंग एंड मशीन साइकिल। अब देखिए इंस्ट्रक्शन टाइमिंग का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द टाइम टेकन बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, यानी किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू कितना टाइम ले रहा है वो होता है आपका इंस्ट्रक्शन टाइमिंग। इसको मेजर किया जाता है टी स्टेट्स के अंदर। किसमें मेजर किया जाता है, टी स्टेट्स के अंदर। वही इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू फैच एंड एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन, कि किसी एक ही इंस्ट्रक्शन को फैच करके एग्जीक्यूट करने में जो टोटल साइकिल लगता है, जो टोटल टाइम रिक्वायर होता है, उस टोटल टाइम को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा। इंस्ट्रक्शन टाइमिंग तो क्या था कि किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू कितना टाइम ले रहा है, और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या हो गया, एक ही इंस्ट्रक्शन को फैच करके एग्जीक्यूट करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है एमसी मशीन साइकिल का। मशीन साइकिल क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी और इनपुट। एग्जांपल जैसे ऑपकोड फैच मेमोरी रीड, मेमोरी से कुछ रीड करने के लिए फैच कर रहा है, तो वन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर मशीन साइकिल। यानी हमने जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा, ये कंप्लीट एक उसका एग्जीक्यूट फैच होकर एग्जीक्यूट होने के अंदर टोटल टाइम है। वहीं पर आपका मशीन साइकिल क्या है कि हम बहुत सारे मशीन साइकिल इंक्लूड हो सकते हैं आपके इसके अंदर, एक इस इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि कितना टाइम जो है रिक्वायर है, कितने टाइम की जरूरत है, किसके लिए, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए या फिर इनपुट आउटपुट को, वो सिर्फ एक्सेसिंग टाइम बता रहा है, जबकि ये कंप्लीट उसको फैच करके एग्जीक्यूट तक का कंप्लीट टोटल टाइम है। तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर दो या दो से ज़्यादा मशीन साइकिल जो है हो सकते हैं। अब आपकी टी स्टेट क्या होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो टाइम होता है वो हम टी स्टेट के अंदर मेजर करते हैं इसके अंदर। तो देखो ये होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू द वन क्लॉक पल्स। एक क्लॉक पल्स के कॉरस्पॉन्डिंग में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है वो आपका टी स्टेट होता है। वन मशीन साइकिल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टी स्टेट, और एक मशीन साइकिल के अंदर बहुत सारे टी स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर वही है, फैच, डिकेड और इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, एग्जीक्यूट और स्टोर, वही फ्लो को यहाँ पर लिख रखा है। आप इसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं जो हमने ऊपर साइकिल के अंदर पढ़ लिया था। ये चीज़ एक ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शन साइकिल इक्वल्स टू फैच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल, ये फॉर्मूला होता है इसका। टाइमिंग डायग्राम यहाँ से ऐसे कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, ये अलग अलग इसके जो टाइमिंग टी स्टेट्स की जो हमने बात करी, वो टी स्टेट्स के अंदर मेजर करी हुई चीज़ें हैं कि कौन सा काम कब हो रहा है, उस एक पर्टिकुलर का एक टी स्टेट हो गया, दूसरे का जब सीपीयू मेमोरी के अंदर सिग्नल रीड करने के लिए भेज रहा है वो दूसरा हो गया, डेटा के लिए पार्ट हो रहा है, स्टोरिंग के लिए कौन सा पार्ट हो रहा है, डिकोडिंग के लिए कौन सा हो रहा है, अलग अलग टी स्टेट्स के अंदर मेजर होता है। एग्जाम्पल के साथ में उस चीज़ को जो है लिख रखी है। तो आपको यहाँ से क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आपको यहाँ से पता रहना चाहिए कि आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होता है, आपका इंस्ट्रक्शन टाइमिंग क्या होता है। इसके बाद में ये आपके जो फॉर्मेट्स है अलग अलग, ये आपको यहाँ से पता रहने चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है ये आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद में ये प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स आपको पता रहनी चाहिए। इसी के साथ में आपका जो ये यूनिट है कंप्लीट फिनिश हो जाता है। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको जो थर्ड यूनिट है एमपीआई का, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और ये रजिस्टर वाला, ये आपका यूनिट नंबर 3 है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और सेकेंड यूनिट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।